कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध निकलना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज से जुड़े हुए डाउट्स बहुत सारे। अब क्या डाउट्स है कि क्यों आ रहा है कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध? क्योंकि स्तनों में से दूध तो तब आता है जब बच्चा होता है। तो क्या वो गर्भवती है या क्या उसने संबंध बनाया है? क्या वो गर्भवती रह चुकी है? तो ऐसा क्यों है कि एक कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध निकलने लग गया? उसके कारण के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और उसका इलाज कैसे करवाया अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली चीज की ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, और ये एक रियल पर्सन का क्वेश्चन है। मतलब कि ये एक क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले कि जो पत्नी है उसका दूध पी सकते हैं या नहीं पति, तो उसके नीचे ये कमेंट था कि अगर कुंवारी लड़की के स्तनों में से दूध आता है तो उसका क्या रीजन है या क्या है। तो जो दूध निकलता है स्तनों में से महिलाओं के, उसके पीछे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और वो हार्मोन जो है उसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो ही जो महिला है उसके स्तनों में से दूध निकलता है। और उसकी मात्रा कब बढ़ती है? जब एक महिला गर्भवती है और उसके जैसे आखिरी के कुछ मंथ चल रहे हैं, जैसे 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, उस टाइम पे निकल रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ना बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है और दूध निकलना स्तनों में से भी बिल्कुल नॉर्मल चीज है। ठीक है। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद एकदम से सर्ज होता है इन हॉर्मोन्स का और माँ के स्तनों में से दूध निकलने लग जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि बच्चा होता है और माँ के स्तनों में से दूध निकलता है, तभी बच्चा वो पीता है और जो भी उसका पोषण है वो मिलता है। लेकिन कुंवारी लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चीजें इसके पीछे जुड़ी हुई है। सबसे पहली चीज इसके अंदर होती है कि बहुत ज्यादा उसके साथ छेड़खानी कर दी है हमने और बहुत ज्यादा थॉट्स उसकी तरफ चले गए हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, इनका लेवल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी थॉट से, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करने वाला सेंटर क्या है? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड। तो जब वो उस चीज पे काम करेगा तो दूध निकलना भी जायज है और नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे मेडिकली बात करें कि क्या ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये एक अजीब चीज है और ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे, राइट। और ये निकल कैसे सकता है, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पहचान क्या है। पहले आपको दिखाई देगा स्टिकी स्टिकी सा पानी, मतलब चिपचिपा सा पानी जैसा, मतलब फ्लूइड सा है। ठीक है। मतलब व्हाइट नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा। फिर धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि ये व्हाइट है। धीरे धीरे आपको स्पॉट स्पॉट से दिखाई देंगे जब आप प्रेस करके देखोगे। लेकिन बाद में जब ये ज्यादा सिचुएशन अगर बढ़ गई और बढ़ती रही तो क्या होगा कि आपका जो कपड़े वगैरह है वो गीले तक हो सकते हैं। तो अगर आपको वो स्टिकी लिक्विड ही दिखना शुरू हो गया तो आपको जाके फटा से फट अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, अपने डॉक्टर से मिलना है और उनको बताना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया, ज्यादा छेड़खानी करना या ज्यादा उस चीज के तरफ सोच जाना, वो हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन, अगर आपको वहां पर इन्फेक्शन है, या फिर एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कैंसर, क्योंकि उसमें भी अजीब डिस्चार्ज या फ्लूइड निकलना बहुत नॉर्मल है और वो कुंवारी लड़कियों को भी हो सकता है। उसके लिए मैं हमेशा बता चुकी हूँ पहले भी वीडियोस में, मतलब हमेशा तो क्या, पहले बता चुकी हूँ कुछ वीडियोस में अपनी, कि आपको अपना खुद एग्जामिनेशन करना चाहिए अपने स्तनों का। कैसे कर सकते हैं? गोल गोल ऐसे दबा के पूरे एरिया में, अपने आर्म पिट्स में। मैं इसके बारे में पूरी प्रोसीजर वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से इस पर डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने स्तनों की खुद जांच कर सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं है और आपको कैसे क्या कुछ करना है उसके अंदर। तो अगर आपको गांठ वगैरह कुछ भी महसूस हो रही है टच करने पे या कुछ भी, तो भी फटाफट से आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि डिस्चार्ज निकलना, खून निकलना, गांठ होना, ये सब कुछ कारण बन जाते हैं, या फिर मैं कहूंगी कि शुरुआती लक्षण है कैंसर के। तो ये चीजें, ये रीजन भी हो सकता है और ये कोई छोटा मोटा रीजन नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है। तो फटाफट से डॉक्टर से मिलना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आपके हार्मोन्स के अंदर छेड़छाड़ हो रखी है शरीर के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है। बहुत सारी चीजें, तो जैसे आप किसी एकदम से आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है ना, कोई दिक्कत हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई फीवर हो गया, एकदम से बॉडी के अंदर कुछ चेंज आया, जैसे कि डेंगू फीवर हो गया मान लो, तो उसमें क्या होता है, एकदम से बॉडी बिल्कुल लो हो जाती है, खा पी नहीं रहे हम कुछ, एंटीबायोटिक्स की डोज चली जा रही है, तो ये सब चीजें भी कारण बन जाते हैं। सेम जैसे कि पीरियड्स पे असर डलता है इन चीजों का। कैसे? अभी मैं अपनी रिसेंट बता देती हूँ। लास्ट ईयर मेरे को टाइफाइड हुआ था। ठीक है। मेरी शादी से कुछ टाइम पहले मेरे को टाइफाइड हो गया था, पिछली बार दिवाली थी जब, पिछली साल वाली। तो उसके बाद मेरे क्या हुआ कि जब मुझे टाइफाइड हुआ तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब सीवियर हो गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और मैं एक हफ्ते 2 हफ्ते तक कुछ मैंने खाया नहीं था, सिर्फ लिक्विड ही चल रहा था और दवाइयाँ चल रही थी, क्योंकि मुझसे खाया जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल लो हो गई थी मैं। और उसके बाद जो उस मंथ वाले पीरियड्स थे वो स्किप हो गए, वो हुए नहीं, क्योंकि मेरे एकदम से वेट लॉस हुआ था, एकदम से चेहरा वहरा सब उतर गया, पैर कप कप आते थे और हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा मेरे शरीर के अंदर गड़बड़ा गया, सिर्फ
उन एंटीबायोटिक्स की डोज से, एकदम से डाइट, न्यूट्रिशन सब कुछ चेंज होने की वजह से। तो यही कारण होता है हार्मोन्स का छेड़छाड़ होने की वजह से पीरियड्स का, और यही आसपास का मिलता जुलता कारण है कि स्तनों में से अगर चिपचिपा फ्लूइड या दूध निकलने लग जाए। तो ये हो सकता है कुंवारी लड़कियों के साथ भी, और इसका कोई मतलब ये नहीं कह सकते हम कि वो गर्भावस्था की वजह से या ऐसा कुछ नहीं होता। गर्भावस्था में भी तब निकलते हैं जब महिला 7वें 8वें 9वें महीने पे पहुंच जाती है, तो शुरुआत में ही दूध नहीं निकलने लग जाता है। तो आप ये इन चीजों की तरफ ना जाकर उसकी सीरियसनेस को समझे और डॉक्टर से जरूर मिले। एक बार तो कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरी बार करने लगते हैं तो होता ही नहीं है, अजीब सा हो जाता है। अभी क्या है, साथी इंतजार कर रहा है लेकिन आपका हो ही नहीं रहा, मतलब वो चीज़ें ही नहीं हो रही है जिसकी वजह से कर पाओ। तो क्या करे उस चीज़ में, क्या ये दिक्कत है, कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, सब चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने वाली इस वीडियो में। पुरुषों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। तो क्या होता है कि एक बार अच्छे से हो जाता है, उसके बाद जब दूसरी बार करने लगता है, मतलब दोनों का मन है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, एक टाइम होता है। एक बार से दूसरी बार में जाने के लिए एक टाइम होता है, और वो टाइम जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब सबका वो टाइम अलग है। वो क्या होता है, कुछ मिनट से लेकर के दिनों तक हो सकता है, जैसे कि 15 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक का ये टाइम हो सकता है। लेकिन जितना ही ये लंबा होगा टाइम, उतना ही आपके लिए अच्छा नहीं है, उतना ही आपको अजीब लगेगा, उतना ही आपको मतलब कि दोबारा करने में मुश्किल होगी। क्योंकि जितना लंबा टाइम होगा, मतलब कि एक बार होने के बाद दूसरी बार होने में जितना लंबा टाइम लगता है, मानो कि एक दिन लगता है, तो आप एक दिन में एक ही बार कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। उसके 24 घंटे आपको चाहिए दोबारा से उस चीज के लिए, ठीक है। तो जो ये टाइम लगता है, ये चीजें होती है, क्या करते हैं इस टाइम में, क्यों मतलब वेरी कर रहा है, क्या रहा है हमारे शरीर में इसमें, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की, मतलब पुरुषों की रिपेयरिंग चलती है, रिपेयरिंग भी चलती है, और साथ साथ में जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो पहुंचता है अंगों तक। तो जिन लोगों के अंदर ये चीज लेट होती है, रिपेयरिंग लेट होती है, जो ब्लड है उसको पहुंचने में बहुत लेट हो जाता है, समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है, उनके अंदर ये टाइम बढ़ता चला जाता है। तो दिक्कत भी उन्हीं लोगों को होती है, क्योंकि क्या है कि मन कर रहा है खुद का भी कि मैं तो इतनी बार कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कई बार ये एज के साथ दिक्कत आ जाती है। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीजें मुझसे पूछते हैं, उनके आंसर के लिए ये वीडियो है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है, एक बार करने के बाद बहुत ज्यादा लंबे समय लगता है, आपको ऐसा लगता है कुछ मिनट्स का है वो तो चलता है, लेकिन अगर आपको दिनों दिन लग जाते हैं और वापस से नहीं हो पाता है, तो कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब लंबे समय लगते लगते आपको 2 साल हो गए देखते हुए कि नहीं हो पा रहा है भाई ठीक, उस दिक्कत को झेलते हुए, तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास बिल्कुल भागना चाहिए। और अगर ये चीजें होनी शुरू हुई हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें, अच्छी अच्छी चीजें अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो, कुछ हर्ब्स इंक्लूड करो, जैसे कि शिलाजीत, अश्वगंधा, इन सब के बारे में अलग से भी मैंने वीडियोस में आपको बताया है, तो वो चीजें इंक्लूड करो। उसके साथ फ्रूट्स एंड नट इंक्लूड करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो। अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा अपने शरीर के लिए टाइम निकालो। बहुत ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो तो उसको कम करने की कोशिश करो। म्यूजिक सुन लो, एक वॉक पे चले जाओ, ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा देख लो, जो भी चीजें आपको पसंद है, लाइक मूवी और या कुछ भी, मतलब कुछ अपने लिए फ्री टाइम निकालो। बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो थोड़ा सा बीच में फ्री टाइम अपने लिए निकालो। अगर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो तो उसको अवॉइड करो। बहुत ज्यादा कॉफी वगैरह ले रहे हो अपनी डाइट में तो उसको कम करो। उसकी जगह पे हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करो कहीं कहीं, लाइक फ्रूट, नट्स, और उसके साथ साथ जो हेल्दी वेजिटेबल्स होती है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करो। और अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय हो गया है आपको इस चीज़ की, इस दिक्कत से जूझते हुए, तो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके रिलेशन को खराब करती हैं, खुद को एम्बेरसिंग और शेम फील होने लग जाते हैं, क्योंकि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वो बोल रही है और फिर भी मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा वाला फील, राइट, खुद की खुद। और इस चीज़ का भी एक जो स्ट्रेस का लेवल है ना, वो अलग ही जगह पहुंच जाता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है उस चीज से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और नहीं भी हो रहा है, मानो कोई दिक्कत ही आ गई, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जो रास्ता है उसी के अंदर दिक्कत है, मानो नस के अंदर ब्लॉकेज हो गई है, ब्लड से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो गई है, तो इन सब चीजों के लिए आपको डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है। वो आपको छोटा सा मिनिमल ट्रीटमेंट देंगे और उससे ठीक हो जाएगा। और अगर ज्यादा भी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो घबराना नहीं है, आपको जल्दी से ट्रीट होना है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत को हम लेकर के बैठे हैं ना बहुत ज्यादा लंबे समय तक, तो वो दिक्कत और दिक्कतें बना सकती है, तो उससे बचना है आपको, ओके। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, कोई और जानकारी पाने के लिए आपको इस पेज के साथ बने रहना पड़ेगा। और साथ साथ अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी आप मुझे लिखकर भेज सकते हो, मैं आपके साथ जरूर उस टॉपिक पे वीडियो शेयर करूंगी। मेरे पेज को रिलेटेड या मेरे को कुछ अगर आप ऐसे सजेशंस देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजना, मैं उन पर जरूर काम करूंगी।
महिला साथी हमेशा मना करती रहती है। शादी के इतने साल हो गए हैं लेकिन अच्छे से कभी किया ही नहीं, क्योंकि जो महिला है वो डरती है या वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यार मैं नहीं करूँगी, और आप अपना मन मारते चले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ और इस दिक्कत को कैसे दूर कर सकते हैं? एक ये चीज़। दूसरी चीज़ कि आपकी महिला साथी आपको बोलती है कि यार प्लीज़ लेट्स डू इट, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होती है, आप उसको टालते जा रहे हैं और महिलाएं इस चीज़ से परेशान हैं। तो आज इन दोनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगी मैं और आपको सॉल्यूशंस भी दूंगी। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, क्योंकि मोस्टली पुरुष लोग ये कमेंट करते हैं और मैसेजेस करते हैं मेरे पास कि मेरी महिला साथी हमेशा मना कर देती है, मैम मैं क्या करूँ। तो आज जानते हैं कि आपको करना क्या है और वो मना ही क्यों कर रही है भैया। वो मना इसलिए कर रही है क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। अब क्या रीजंस हो सकते हैं, आप सोचते होंगे कि क्या इसके इंटरनली कोई दिक्कत है, क्या इसके पार्ट में कोई दिक्कत है, क्या इसको क्या दिक्कत है ना। और मोस्टली जो महिलाएं हैं वो रीजन आपको देती होंगी कि यार मेरे को दर्द होता है, मैं नहीं कर सकती, है ना। तो वो दर्द होना या फिर वो चीज़ करना वो क्यों होती है, क्या वो जान के करती है? नहीं, वो इनवॉलेंटरली, मतलब कि उनकी इच्छा के विरुद्ध वो चीज़ें परफॉर्म कर रही है। क्या करती हैं वो? जब भी आप करने लगते हैं तो वो अपने पार्ट को सिकुड़ लेती है ताकि आप परफॉर्म नहीं कर पाए और आप क्या है कि गुस्सा हो जाओगे, तिल मिला जाओगे, नहीं करना, चल छोड़िए वो, इससे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है और आप लोगों का जो ये रिश्ता है वो भी डाउन चला जा रहा है क्योंकि हो ही नहीं रहा कुछ, राइट। तो अब क्या ये दिक्कत है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये दिक्कत होती है फिजिकली नहीं, मेंटली, मतलब कि दिमाग से रिलेटेड ये दिक्कत हो रखी है। अब ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है कि मन में डर बैठते हैं ना, जिस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को छिपकली से डर लग रहा है या किसी भी इंसेक्ट, रेप्टाइल, किसी चीज़ से डर लग रहा है, उसी प्रकार ये डर महिला के मन में बैठा हुआ है कि मैं ये चीज़ करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। तो वो उसका दिमाग के पास सिग्नल चले जाते हैं ऑटोमेटिकली और वो क्या करती है, अपने पार्ट को सिकुड़ लेती है ताकि आप कुछ नहीं कर पाएँ और उसको वो दर्द महसूस ना करना पड़े। वो सिर्फ मेन रीज़न ही यही है। बहुत सारी महिलाओं में कोई फिजिकल दिक्कत होती ही नहीं है। दूसरी तरफ जिनको फिजिकल दिक्कत होती है वो क्या होता है कि जो झिल्ली होती है ना, जो पार्ट के आगे लगी होती है, जिसको बोलते हैं कि वो ब्रेक होगी और ये सब कुछ रिलेटेड टर्म्स उससे रिलेटेड, वो जो झिल्ली है उसके अंदर जो होल होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से। अब दोनों का सॉल्यूशन क्या है? पहले वाले का सॉल्यूशन जो दिमाग से रिलेटेड है कि पहले तो आप अपने पार्टनर से खुद बात कीजिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर आप अपनी चीज़ों को स्मूथ बनाइए, धीरे धीरे कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उन पर जोर दे रहे हैं या फिर आप उनको डरा धमका रहे, डांट रहे हैं कि चल नहीं करती तो यूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। आप ऐसा करोगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा खराब होती जाएंगी और साथ में आपका रिश्ता भी, ठीक है। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि धीरे धीरे आप दोनों प्यार से और उन चीज़ों को मैनेज कर सकें। नहीं हो पा रहा है मैनेज और बहुत लंबा समय हो गया परेशानी से, तो आपको जा करके डॉक्टर से मिलना है। वो डॉक्टर जो मनोचिकित्सा के डॉक्टर होते हैं, मतलब कि साइकोलॉजिकली जो डील करते हैं चीज़ों को, सिर्फ वो कुछ थेरेपीज देंगे और उससे ही वो दिक्कत ठीक हो जाएगी। कुछ गोली दवाई और ये प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जो फिजिकल वाली, उसके अंदर आपको गायनी वाली जो लेडी डॉक्टर होती है उनके पास जाना है और वो क्या करेंगे, हल्का सा चीरा बोल दो वो लगाएंगे, ठीक है, उस झिल्ली में, जिससे आपको कोई इतना बड़ा कुछ होने नहीं वाला है। सिर्फ आपकी जो ये दिक्कत है वो झट से दूर हो जाने वाली है। ओके, ये चीज़ें हो गई महिलाओं से रिलेटेड। अब बात आती है पुरुषों पे कि पुरुषों का मन क्यों नहीं करता भैया, पुरुष क्यों ऐसा बोलते हैं या फिर इन चीज़ों से बचते हैं। पुरुष इसलिए बचते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है जिस वक्त, उस समय पर मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस हो रहा है तो, ठीक है। दूसरा, फिजिकली आपकी बॉडी वो सिग्नल्स दे रही है, जैसे कि आपका वेट गेन हो गया या फिर आपको डायबिटीज़ या कुछ भी ऐसी बीमारी हो गई है, या आपकी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज ही नहीं है, या फिर आपके शारीरिक कमजोरियां हैं कुछ, जैसे कि कुछ विटामिन और कुछ मिनरल की कमी हो गई है आपके शरीर के अंदर, तो वो चीज़ें असर डालती हैं मेनली पुरुष के अंदर। तो पुरुषों को क्या करना है, एक तो अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करने की कोशिश करनी है, जैसे कि कुछ भी चीज़ आपको जो पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, कुछ भी जो आपकी हॉबी है, जो आपको बचपन से ही इंटरेस्ट देती है, वो चीज़ें अपनी दिनचर्या के अंदर अपनी, मतलब वंस अ वीक तो कर ही सकते हैं आप। वॉक कीजिए उसके बाद और एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा ना एक्टिव लाइफस्टाइल बनाइए,
बनाइए अपना, और अपनी जो चीज़ें उनको बात करिए, उनको कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए अपने पार्टनर के साथ, अपनी जॉब एरिया के अंदर, अपनी फैमिली के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और अपने स्ट्रेस को लोअर डाउन कीजिए। उससे ही आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से विटामिन या कौन से मिनरल की आपके अंदर कमी हो गई है, तो वो आप अपनी डाइट के अंदर और साथ साथ सप्लीमेंट फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दिक्कत बहुत हद तक पुरुषों में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर पार्ट से रिलेटेड या कोई ऐसी दिक्कत है जो बचपन से ही है या फिर हमेशा से ही रही है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। संबंध बनाने के बाद अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलती आपको अभी इसी वक्त बंद कर देनी है, क्योंकि इन गलतियों से बहुत भारी नुकसान हो सकता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं गलतियों से। सबसे पहली गलती होता है पेशाब। अब पेशाब एक गलती कैसे हो सकता है? पेशाब का ना करना, चाहे वो संबंध बनाने से पहले हो चाहे वो संबंध बनाने से बाद हो। अब मैटर आता है, क्वेश्चन आता है कि क्यों। अगर हम पहले की बात करें कि आपका पहले आपको पेशाब आ रहा है, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मुझे सुसु जाने, लेकिन आप नहीं गए, 1% भी फील हो रहा था लेकिन आप नहीं गए, और आपने क्या किया, आप संबंध बनाने वाली प्रक्रिया में आकर जुड़ गए और वो चीजें करने लग गए। लेकिन उससे होगा क्या? उससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान होगा ना, वो आपके उन अंगों की जगह आपके ब्लैडर पे रहेगा, उस पे रहेगा कि ये फुल होता जा रहा है, जहाँ पे मेरा पेशाब स्टोर होता है वो, और मतलब कि वो फीलिंग ही नहीं आएगी, वो मन ही नहीं करेगा, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस चीज़ में, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट कर रहा है किसी और जगह। और जब हमें पेशाब आते हैं तो वो बार बार सिग्नल आते हैं हमारे माइंड के पास कि जाओ सुसु कर लो, जाओ सुसु कर लो, तो वो ही चलता रहेगा। और अगर इतना ज़्यादा आ जाता है कि आपको वो जो आपकी प्रक्रिया है संबंध बनाने की वो बीच में रोकनी पड़ रही है, तो उसका जो तब तक का मज़ा था ना वो तो खराब ही हो गया, राइट। तो अगर आपको 1% भी संबंध बनाने से पहले ऐसा फील होता है कि आपको सुसु जाना है, तो पहले सुसु चले जाओ, उसके बाद करो। ओके, अब आती है बाद की बात। अब बाद में क्यों करें? क्योंकि बाद में तो अगर मन में आता भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है ना, यही सोचा होगा, पर ऐसा नहीं है। बाद के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम बाद में नहीं करते हैं तो हमें क्या हो सकता है, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमें हो सकता है। और ये इन्फेक्शन संबंध बनाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना वो वहाँ पर होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो आपकी योनि होती है उससे ऊपर भागते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे उनको एक लंबी पाइप मिलेगी और वो ऊपर पहुँच पाएंगे, राइट। तो वो चाहते हैं कि हम सब मिल जाए, मल्टीप्लाई कर ले, पार्टी कर ले, बिल्कुल अपनी मौज कर ले, ठीक है। लेकिन आपको उनकी मौज नहीं करने देनी है, और अगर आप अपनी मौज चाहते हैं तो बिल्कुल पेशाब कीजिए संबंध बनाने के बाद। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली मिस्टेक की, नेक्स्ट मिस्टेक की। नेक्स्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि अपने हाथों को नहीं धोते, हैंड वॉश नहीं करते हैं प्रॉपर्ली। ओके, तो वो एक क्या रीज़न हो सकता है, क्यों करनी चाहिए? हैंड वॉश तो करनी चाहिए जनरली, आपको पता है। अब देखो, संबंध आपने बनाया, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप खाना भी खा सकते हो, ठीक है। तो आपने हैंड वॉश किए लेकिन अच्छे से वॉश नहीं किए, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो आपके मुंह से आपके पेट में पहुंच सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप कहीं किसी पार्ट पे उसे लगाए। क्योंकि जब हम संबंध बनाते हैं ना उस दौरान हमारे हाथ कहीं कहीं ऑर्गन्स पे टच होते हैं, तो इसीलिए हमें हाथ भी अच्छे से धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संबंध बनाने के बाद, राइट। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो एरिया है, जो संबंध बनाने से जुड़े हुए अंग है, उनको अच्छे से धोना है। अब हम बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं को अपनी योनि को कैसे धोना है? पहले उनको आगे से अपने अंग धोने, फिर पीछे जाना, मतलब कि आगे से पीछे की तरफ जाना है, फ्रंट से बैक की तरफ जाना है, कभी भी बैक से फ्रंट की तरफ नहीं आना है। ये नॉर्मल दिनों की भी बात है, नॉर्मली भी जब आप वॉश करते हो, और संबंध बनाने के बाद की भी ये बात है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सफाई के टाइम पे और क्या चीज़ों का ध्यान रखें? सफाई के टाइम पे आपको कोई भी केमिकल प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर यूज़ करना है। उसके साथ आपको कोई भी, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर से पानी डाल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, डेटोल डालो, ये वो, इतनी चीज़ें झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यूज़ नहीं करना। सिंपल पानी से सिर्फ वॉश कर लो, ठीक है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है अंडरवेयर। अंडरवेयर का अब इसमें क्या चक्कर हो सकता है ना, अंडरवेयर का ये चक्कर होता है कि जब संबंध बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो वहाँ का एरिया है, एक तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा
ऐसे घिसा वो चीज़ें, ठीक है, वो अंग जो होते हैं। उसके बाद क्या है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा वैसा एनवायरनमेंट हो गया गीला सा, ठीक है। तो जब जहाँ पे गीलापन होता है, ऐसा एनवायरनमेंट, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन जब ज़्यादा होगा, कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल, फंगल, कोई भी, तो जब वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो गए, उसके बाद अगर आप ऐसे कपड़े या अंडरवेयर पहन लोगे जो क्या बिल्कुल टाइट है, या फिर जो क्या है कि सिंथेटिक कपड़े के उसमें से आपकी स्किन सांस ही नहीं ले पा रही है, तो वो जो गीलापन होगा ना उस टाइम का, वो अंदर ही लॉक हो जाएगा और उनको क्या मिल जाएगा, शय मिल जाएगा बैक्टीरिया को, फंगस को, कि हवा ग्रो हो जाए और इन्फेक्शन आपको कर दे। तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अंडरवेयर पहनो ही नहीं उस टाइम पे, राइट, आप ऐसे ही रहो। और अगर आप पहनना चाहते हो तो आप बिल्कुल लाइट जो कपड़ा होता है कॉटन वाले कपड़े के वो पहनो, और सिंथेटिक कपड़े के बिल्कुल टाइट क्लोथिंग उस टाइम पे आपको उसके बाद नहीं पहननी है। तो ये कुछ बातें थी संबंध बनाने के बाद से जुड़ी हुई कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल बिल्कुल करनी है, नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत में पड़ सकते हो, क्योंकि जो हमारी योनि होती है वो एक ऐसा अंग होती है, वो एक क्वीन होती है जो क्या करती है, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ों में हेल्प करती है। लाइक एक संबंध बनाना मान लीजिए, या फिर बच्चे का जन्म मान लीजिए, तो उन सब चीज़ों में वो जुड़ी हुई है, तो आपको उसका ध्यान भी बिल्कुल रखना चाहिए। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आप मज़ा ले सके, लंबे टाइम तक आप अच्छी चीज़ें कर सके अपने साथ, तो आपको उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो वीडियो से आपने कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं और फिर दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी जो मुझे देखता है वो इस दिक्कत में नहीं पड़े। ओके, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा, कुछ भी जाना, तो आप मुझे हार्ट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। गुदा मैथुन मतलब जो आपके बम है उसका जो सर्कल है उसमें संबंध बनाना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एनल क्या ठीक है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या टिप्स आप देंगे उसके लिए कि जिससे वो स्मूथ हो जाए। ओके, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी डिफरेंस बताने में आपको कि जो हम नॉर्मल संबंध बनाते हैं जो होता है किस चीज़ पे, योनि पे, वेजाइना पे हमारी, और जो हम आज बात करने वाले हैं गुदा वाली, वो क्या है, एनल पार्ट में, राइट। तो वेजाइना और एनल के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी वेजाइना होती है, जो हमारी योनि होती है, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वो इलास्टिक स्ट्रक्चर है कि वो क्या होता है, एक्सपेंड भी हो जाता है और फिर वापस से अपनी पोजीशन पे भी आ जाता है, वापस से नॉर्मल भी हो जाता है। और उसके पास एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, क्या कि उसके पास बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिससे वो क्या करती है, कुछ कुछ चीज़ें निकालती, कुछ ऐसा लिक्विड सा, लुब्रिकेट सा कर देती है उस पोर्शन को, जिससे क्या होता है, जो आपकी संबंध बनाने की प्रक्रिया है, जो आपका वो चीज़ है, उसको क्या है, कुछ लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बाहर से आपको ऑयल या क्रीम या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब काम आपकी वेजाइना करती है, क्योंकि वो एक ऐसा ऑर्गन है जो इस चीज़ के लिए है, राइट। उसके बाद दूसरी जगह हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, एनस की, या फिर हम बात कर रहे हैं गुदा की। तो उसके अंदर क्या है, मतलब वो उससे डिफरेंस कैसे है उसमें, तो वो क्या होता है, वो एक क्या है, ओपनिंग है, जिसका काम ये नहीं है कि हम उस पर संबंध बनाएं। ओके, तो वो एक क्या है, स्पिंक्टर है। स्पिंक्टर को मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, एक ढक्कन की तरह, राइट, कि क्या है कि हम उसको अपनी मर्जी से खोलते हैं, जो भी फीकल मैटर होते हैं, जो आपकी पोटी वाला मैटर है, वो आप निकालते हैं और फिर आप उसको बंद कर लेते हैं, राइट, वो आपके कंट्रोल में है। ओके, तो ये एक स्पिंक्टर है, क्या है, ढक्कन वाली चीज़ है। लेकिन ये क्या है, जैसे कि आपकी वेजाइना है, वो भी आप सोचते हो कि इसमें भी मसल्स जैसे ही हैं, मतलब मांसपेशियाँ ही हैं, और इसमें भी मांसपेशी, तो क्या डिफरेंस है। जो हमारी वेजाइना है, जैसे कि मैंने बताया कि ये खुल भी सकती है, बंद भी हो सकती है, इलास्टिसिटी वाली चीज़ है और लुब्रिकेशन वाली चीज़ है। ये दोनों चीज़ें हमारे एनस में नहीं है, ना ही तो ये इलास्टिक है कि ये खुद बड़ा हो जाएगा और वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, और मतलब कि जितना अमाउंट में आप चीज़ को अंदर डाल रहे हैं उसके
उस हिसाब से वो खुल के वापस से नॉर्मल हो जाएगा। वो चीज़ें नहीं है उसके पास। वो एक क्या है कि स्पेशलिटी है हमारी योनि की, लेकिन इसकी वो स्पेशलिटी नहीं है, इसका वो काम नहीं है, और ना ही इसका लुब्रिकेशन का काम है। मतलब इसके पास कोई ऐसे ग्लैंड्स नहीं है जो इसको क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे और आपके संबंध बनाने की जो प्रक्रिया उसको आसान करेंगे। वो दोनों चीज़ें उसके पास नहीं है, वजाइना के पास है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़, एक मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ। तो मैं यहाँ ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लगता है करना, तो आपके लिए वो सही है। लेकिन जो चीज़ ज़बरदस्ती होती है वो सही नहीं होती। और मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि वो जो एक स्ट्रक्चर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किस चीज़ के, कट होने के, टीयर होने के, दर्द होने के बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ से आपको उस चीज़ का मतलब ध्यान रखना है, राइट। तो हम अब बात करते हैं कि अगर आपको करना ही है तो उसके लिए आप क्या चीज़ें करें, क्या टिप्स हैं, राइट, उसके बारे में। तो सबसे पहली टिप मैं देना चाहती हूँ ये, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ हर चीज़ के बारे में जब भी मैं संबंध से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी बात करती हूँ, कि आपको सबसे पहले एक दूसरे से बात करनी चाहिए। जो भी दोनों पार्टनर है, जो मेल है जो फीमेल है, दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, अपनी चीज़ें जाननी चाहिए कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन चीज़ों के बारे में। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको कंसेंट लेना चाहिए। मतलब कि जो आपकी फीमेल पार्टनर है उसकी मर्जी के बिना आपको नहीं करना है कुछ भी। और सेम मेल पार्टनर के साथ, अगर आपका मेल पार्टनर नहीं चाहता है कुछ भी चीज़ करना हो संबंध के दौरान पे, तो वो आपको नहीं करनी है, राइट। तो ये एक चीज़ होगी कंसेंट वाली और कम्युनिकेशन वाली, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लुब्रिकेशन वाली चीज़ें नहीं हैं, तो आपको क्या है कि आर्टिफिशियल यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब आपको बहुत सारे भर भर के ऑयली लुब्रिकेटिंग चीज़ें उसके लिए यूज़ करनी चाहिए, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सके अपने पर्टिकुलर चीज़ को। और आपका जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया है, वो क्या है कि आप दोनों के लिए अच्छी हो। ओके, उसके बाद बात आती है कि ये सबको करना ज़रूरी है या नहीं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, और ये चीज़ सबके लिए नहीं बनी है। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है करना, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको करना अच्छा नहीं लगता, आपको पेन होता है या कुछ भी इश्यूज़ है उससे रिलेटेड, तो कुछ ज़रूरी नहीं है। किसी को भी कभी भी इस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप मत कीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो, राइट। हाँ, तो अगर आप कर रहे हैं, आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो कंसेंट दे रही है, वो तैयार है, आप तैयार है, आपको करना है, तो आप करें क्या। आपको सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो प्रोसेस है ना, इसको स्लोली शुरू करें, धीरे शुरू करें। लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा करें, और मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी में और दबाव में ये चीज़ें नहीं करें। आप स्लोली शुरू करें, और अगर स्लो करते हुए भी आपको पेन महसूस होता है तो आप उस चीज़ को वहीं पे ही रोक दें। आप धीरे धीरे अलग अलग टाइम पे इसको इनिशिएट कर सकते हैं, धीरे धीरे, राइट। और जब आप करें और उस टाइम पे आपको ऐसा फील हो कि कट हो रहा है या टीयर हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ को वहीं पे रोक दें, राइट। जब आप दोनों के लिए वो कंफर्टेबल होगा, किसी को भी उससे कोई दर्द या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही होगी, तभी ही वो अच्छा लगेगा मेल पार्टनर को भी और फीमेल पार्टनर को भी। तो ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग क्या है कि टॉयज़ यूज़ करते हैं। तो टॉयज़ भी, जो योनि वाली चीज़ होती है, जो योनि है, उसके लिए अलग टॉयज़ होते हैं, और जो गुदा होता है, जो हमारा एनस होता है, उसके लिए अलग टॉयज़ होते हैं। उनका शेप अलग होता है, समथिंग लाइक कॉनिकल शेप जैसा कुछ दिखता है वो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये वाले टॉयज़ हैं वो अंदर स्टक हो सकते हैं, अंदर रह सकते हैं। तो उस चीज़ का भी चॉइस आपको बहुत ध्यान से करना है अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कुछ बातें थी गुदा मैथुन से जुड़ी हुई, एनल से जुड़ी हुई। उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें उसके बारे में आपको जाननी ज़रूरी मुझे लगी कि आपको जाननी चाहिए वो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा शेयर करना, कि और किसी भी की क्वेरी हो कोई तो वो भी क्या हो, सोल्व हो जाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। उन फिल्मों में हम देखते हैं कि जो लड़का है उसका पार्ट कितना बड़ा होता है, और जब वो उसका निकलता है तो बिल्कुल ऐसे धार की तरह दूर तक, जितनी लंबे टाइम तक वो कर पाते उतनी लंबे टाइम तक हम रियल में क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो 40-45 मिनट तक लगे हुए, उनको तो इतना मज़ा आ रहा है, उनका पार्टनर कभी मना क्यों नहीं करता, और हमारा पार्टनर
ऐसे करता है कि नहीं 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 नहीं। और वो अलग अलग इतनी सारी पोजीशन अलग अलग जगहों पर कैसे कर पा रहे हैं, रियल में तो ऐसा नहीं होता। तो क्या कुछ सही है, क्या कुछ नहीं है सही, क्या हम गलत हैं, क्या वो सही है, क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि रील में और रियल में क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है, क्या हम उनके जैसा कर सकते हैं। तो वो जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लड़की के बारे में बात करते हैं कि उनमें हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो हमेशा ही मतलब कि ऐसे अच्छी टू पीस सेट्स और ऐसे कपड़े वपड़े डाल के बढ़िया और तैयार रहती हैं। उनके पास सिर्फ लड़के को आना है और वो तैयार है हमेशा करने के लिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। तो रियल में ऐसा नहीं होता, वो रील है और ये रियल है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ काम है, कुछ वो कर रहा है, कुछ टेंशन्स हैं, कुछ खुशी है, सब चीज़ें हैं। तो वो हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो सकता। और ये चीज़ें सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी है। लड़के भी हमेशा तैयार नहीं होते कि बस उनको यही करना है। ओके, तो वो रील है, रियल ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा सोच के अपने पार्टनर के पास मत भाग जाना कि वो तैयारी मिलेगी या फिर वो आपको ऐसे कपड़े पहने मिलनी चाहिए या सच, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल में। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि उन फिल्मों में हम देखते हैं कि लड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं और मतलब कि उनको देख के कई लड़कियाँ डर जाती है, यार इतना दर्द होता है कि वो चिल्ला रही हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि हाँ दर्द होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मर जाओ, आपकी जान ही निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना नहीं चिल्लाने की ज़रूरत होती है। तो वो फेक है, मतलब इतना नहीं रियल में आप कर सकते और चिल्लाने की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें फेक हैं, वो चीज़ें उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या मसाला छिड़कने के लिए ही है सिर्फ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यार कुछ बात ही नहीं करते, बस वो लगे हुए हैं इतने लंबे समय तक, लगे ही हुए हैं उसी चीज़ में। उनको कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ कुछ अजीब ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम असली में करने लगते हैं तो कभी जो पोजीशन हम बनाना चाह रहे हैं वो बन ही नहीं पा रही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लड़की बिल्कुल सेटल नहीं है या फिर लड़का सेटल नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है उस पोजीशन में, लेकिन उनके साथ ऐसा हो ही नहीं रहा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन वो रील है और ये रियल है। रियल में ऐसा होता है कि कोई पोजीशंस आपको नहीं अच्छी लग रही हैं या फिर वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल पोजीशंस में भी कर लेते हैं यार। सीढ़ियों पे अगर आप सीरियसली करने की कोशिश करोगे तो जो पार्टनर नीचे होगा उसकी बैंड बच जाएगी। सच बता रही हूँ मैं, इतना कमर पे गड़ जाएगी वो चीज़ें यार। वो रियल नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, वो सिर्फ फेक करने के लिए है चीज़ें। और ठीक है, वो उससे अगर आपको कुछ टाइम तक वो लग रहा है कि हाँ ठीक है देख लिया, अच्छा लग रहा है वो, लेकिन अगर आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है कि वो जो अजीब चीज़ उसमें दिखाते हैं कि पैर बांध रहे हैं एक दूसरे के, काट पीट रहे हैं और ये सब चीज़ें, बहुत मारपीट हो रही है, वो सब कुछ अगर वहाँ आप जा रहे हो, वो आपको अच्छा लग रहा है, तो वहीं पे इस चीज़ को बंद कर देना। तब वो देखनी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो सीधा डिपेंड कर रही है, असर डाल रही है आपकी मेंटल हेल्थ पे। और सच बता रही हूँ, डिसऑर्डर्स तक पहुँच जाओगे, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी एक दिन आपको, और आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो वो चीज़ों में इंटरेस्ट कभी मत लेना। हाँ, अगर आप देख रहे हो तो उतने तक ही सीमित रहो जो नॉर्मल चीज़ें होती है, जो रियल में चीज़ें होती हैं। और उसके अंदर दिखाते कि पार्ट बिल्कुल क्लियर गोरा, ऐसा नहीं होता है यार। सच में ऐसा नहीं होता है। जैसा आपका है वो ही नॉर्मल है और वही सबका होता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए है। बहुत सारी एडिटिंग्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी। अभी आप इसकी देख लो यार, जो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कोई सी भी साइट पे हम रील्स बना रहे हैं और सच कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोन में देख लो अपने कितने फ़िल्टर्स हैं। एक फ़िल्टर बदल के शक्ल बदल जाती है, एक फ़िल्टर बदल के मेकअप आ जाता है यार मुँह पे अपने आप ही बिना किए। तो वो चीज़ें देखो ना, आपकी इतना ज़्यादा एडवांस है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी ना, तो वो रियल नहीं दिखाया जाता। अब वो उनको क्या करनी है, उनको बेचनी है अपनी मूवी, या फिर लोग देखेंगे तो उनको फ़ायदा हो रहा है सच, ठीक है। तो इसीलिए उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए वो चीज़ें करते हैं। लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के साथ मिला के अगर आप सोच रहे हैं या उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे हैं। आप अपना आप को परेशान कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो रियल नहीं है। ओके, उसके बाद इतना लंबा पार्ट, ये पार्ट वो पार्ट, ऐसा सच में नहीं होता है। अगेन एडिटिंग है, इतना लंबे समय भी नहीं होता है। वो क्या पता शॉर्ट कट करके एडिट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है आपको नहीं पता है। वो ऐसा नहीं रहता है रियल में, वो चीज़ें नहीं होती जो उसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ उसमें जो मुझे अजीब लगती है, या कई चीज़ें अजीब, तो जो मेन है मैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो यार किसी से पूछते ही नहीं है। वो लड़की से पूछ ही नहीं रहे, कोई भी किसी को भी पकड़ ले रहे हैं, वो नेबर है, सिस्टर है, कुछ भी दिखा रहे हैं, ठीक है, वो उनसे लेकिन पूछते नहीं है। और वो लड़की भी हमेशा तैयार रहती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। रियल में जाओगे ना, चप्पल खाओगे किसी ना किसी से। तो ये सोच के कभी चले मत जाना, और वो चीज़ें ठीक भी नहीं है। अगर आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ भी है ना वो, तो उससे भी मैं कहूँगी कि पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन दोनों के लिए सेम है, मैं कोई डिफरेंस को लेके चलती नहीं हूँ कि लड़कियाँ बहुत हीरोइन है उनसे ही पूछो, या ऐसा कुछ नहीं है यार। लड़कों की भी अपनी मूड है, अपना मन है, तो आप उनसे भी पूछो। अगर आपका मन है तो आप अपने हस्बैंड से पूछो कि मतलब ऐसा मेरा मूड है तो बताओ,
ऐसे करके कुछ भी, जो भी आपकी लव लैंग्वेज है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं, अपने आप से कर देना ये कुछ भी कहीं भी ठीक नहीं है। ओके, उसके बाद बात आती है एक चीज़ की जो मेरे को खटकती है, वो है कम्युनिकेशन। बात ही नहीं करते वो लोग बीच में, चुपचाप बस लगे हुए हैं। उससे क्या मैसेज जाता है कि बात बिल्कुल नहीं करनी है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करते रहो, दूसरे की तुम्हें सुननी नहीं है, दूसरे को दर्द हो रहा है कोई मतलब नहीं, वो चिल्ला रही है उसका मुंह बंद कर दो। रूडनेस थोड़ी क्रिएट करनी है। हम कोई एक बार करके फैक्ट थोड़ी देने वाले अपने पार्टनर को। हमारा यार रिलेशन है, हम मतलब उधर ऐसा लगता है देख के कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो लड़कों के मन में जाता है कि लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है कि उनके साथ जबरदस्ती हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको गोटा जा रहा है। नहीं, किसी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मली भी अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी। और अगर आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है तो आप गलत जा रहे हो। आपको बात करनी है, एक दूसरे को पूछना है करने से पहले, ईजी रहना है, कंफर्टेबल रहना है, तब करना है। अजीब अजीब जगहों पे, ले जमीन पे, ये ले स्टेयर्स पे, कहीं भी स्लैब पे, नो, ऐसी जगहों पे कभी मत करो जहाँ रिस्क है। गिर रहे हो तुम, कमर टूट गई ना भाई, स्पाइन पे लग गया ना अगर सीढ़ियों में, कितना ज़्यादा रिस्की चीज़ है वो, वहाँ पे कभी नहीं करना है। आपको कंफर्ट देखकर, इजीनेस देखकर, दोनों की मर्जी देखकर, बातचीत करके ही करना चाहिए ये चीज़ें। और उसमें जो बता रही है उसको रियल मत मानो, उसमें जो दिखा रहे हैं उसको रियल मत मानो, वो सब कुछ फेक है, वो एडिटिंग है। जैसे नॉर्मली आप करते हो वैसे वो बहुत बड़े लेवल की कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमने दिमाग में रखनी है। और इस चीज़ के लिए मतलब सब देख रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि लोग अवेयर हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की। और अगर आपको कुछ भी अलग लगा, अनयूजुअल लगा, जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर भेजना कि आपने ये चीज़ देखी, आपको बड़ी अजीब लगी, तो मैं उसको कंबाइन करके आपके साथ इसका पार्ट 2 भी शेयर करूँगी। बहुत सारी लेडीज़ के हस्बैंड ये कंप्लेन करके आते हैं कि जो हमारी लेडी है, जो हमारी वाइफ है, वो क्या है, उसका अब संबंध बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे साथ, उसका मन ही नहीं करता है। अगर कोई पूछता है तो वो मना कर देती हैं। पहले वो लेडीज़ क्या थी, बहुत हंसमुख थी, खुश रहती थी पूरे दिन, और अब एकदम चिड़चिड़ी होने लग गई हैं, लड़ाई करती हैं। पहले उनका ऐसा नेचर नहीं था लड़ने वाला, लेकिन अब लड़ने लगती हैं। कभी खुश हो जाती हैं और एकदम से रोने लग जाती हैं। कभी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। रूम में सब लोग बैठे हैं लेकिन सिर्फ उन्हें ही गर्मी लग रही है, उनको पसीने आ रहे, स्वेटिंग हो रही है, और वो क्या हो रही है, चिड़चिड़ी हो रही हैं। तो ऐसी कंप्लेन के साथ जो मेल्स आते हैं, जो हस्बैंड आते हैं, उन लेडीज की एज होती है अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स टू 60 ईयर्स की। तो वो कंप्लेंट्स का रीजन है क्या, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसका रीजन होता है मीनोपोज। अब मैंने वर्ड बोला मीनोपोज, तो इसका मतलब क्या है, तो हम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये मासिक धर्म मतलब कि पीरियड्स के लिए टर्म यूज होती है। ओके, मतलब उससे रिलेटेड है ये। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेबी गर्ल जब पैदा होती है तो क्या होता है, वो पैदा होने के साथ अपने अंदर कुछ एग्स लेकर आती है, फॉलिकल्स लेकर आती है, जो क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब कि वो पूरे बने हुए नहीं होते हैं। वो एक ऐसी स्टेज पे होते हैं कि वो लेटर ऑन मैच्योर होंगे, बनेंगे। ओके, कुछ लाख अंडों के साथ एक बच्ची पैदा होती है। उसके बाद उसकी एक एज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी की एज में उसके साथ होता क्या है, उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं। पीरियड स्टार्ट होने को हम बोलते हैं मेनार्के। ओके, अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर के बाद क्या होते हैं, पीरियड्स एक गर्ल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो एक स्टेज थी। उसके बाद उसकी एक स्टेज आती है लाइफ की जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसके अंदर क्या होती है, जो बच्ची है, जो लड़की है, वो अब उस एज की हो गई है कि वो क्या है, प्रेगनेंसी अटेन करेगी, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी उसके अंदर आएगा। तो उसके लिए वो एग मैच्योर हैं, वो क्या करेंगे, स्पर्म से मीट करेंगे, बेबी फॉर्म करेंगे। वो एक स्टेज आती है। उसके बाद जो लेटर ऑन स्टेज आती है, जो एंड स्टेज हो जाती है अपने पीरियड्स वाली लाइफ की, एग्स वाली लाइफ की, जब क्या थे, लाखों अंडे थे लेकिन अब वो अंडे क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ओके, उस टाइम पे जो स्टेज आएगी उसको बोलते हैं मेनोपोज। तब क्या होंगे, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। और ये कब होंगे, ये होंगे जब एक लेडी 40 से 55 ईयर की एज में होती है, उस टाइम पे बंद हो जाते हैं। अगर 40 ईयर से पहले पीरियड्स बंद हो जाएं तो उनको क्या बोला जाता है, प्री मैच्योर मीनोपोज बोला जाता है। ओके,
तो अब बात आती है कि हम कब बोले कि मीनोपॉज हो गया है। क्या एक लेडी को अगर 1 महीने पीरियड्स नहीं आते तो मतलब कि मीनोपॉज हो गया, क्या 2-3 महीने नहीं आते तो मतलब कि मीनोपॉज हो गया, मतलब किसको बोले हम कि हाँ अभी अब पता चल गया कि हो गया है भाई। क्योंकि जब इस स्टेज पे पहुंचने वाली होती है ना लेडीज, तो उनके साथ क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ऐसा कि 2-3 महीने हुए फिर रुक गए ऐसा। तो कब उनको ऐसा पता चले कि हाँ भाई अब नहीं होंगे, अब मीनोपॉज हो गया, वो होता है 12 महीने पीरियड्स का नहीं आना। जब पूरे 1 साल मतलब कि 12 महीने आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तब वो एक स्टेज अटेंड होती है जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, कि अब सिजेशन हो गई है, अब पीरियड्स नहीं होंगे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो पीरियड्स बंद होने से पहले मतलब मीनोपॉज से पहले जो एक पीरियड होता है पेरी मीनोपॉज, उस टाइम पे क्या सिम्टम्स आते हैं या मीनोपॉज के टाइम पे क्या सिम्टम्स आते हैं और वो क्यों आते हैं, और अगर वो आ रहे हैं जो लेडी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके लिए क्या करे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि वो कोई एक्टिंग नहीं होती, वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो खुद से ऐसा दिखा रही है, शो कर रही है, लड़ने की कोशिश कर रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, वो ऐसा नहीं है। वो उस स्टेज की वजह से उसके साथ हो रहा है, लेडी के साथ, वो सच है। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये पीरियड्स के बारे में है, तो पीरियड्स में तो फर्क पड़ेगा ही ना। तो जो रेगुलर साइकिल है उसके अंदर फर्क पड़ेगा। क्या होगा, इररेगुलर पीरियड्स होंगे। अब इररेगुलर पीरियड्स कैसे होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा हुआ कि 3 महीने लगातार पीरियड्स हुए, फिर क्या हुआ 1-2 महीने पीरियड्स नहीं हुए, फिर दोबारा से हुए, 3 महीने तक रेगुलर हुए, फिर रुक गए 6 महीने तक, फिर 6 महीने तक रेगुलर हुए, ऐसा चलता रह रहा है। ओके, बहुत पहले से, क्योंकि ये कौन सा टाइम है कि अभी मीनोपॉज नहीं आया है, अभी पेरीमीनोपॉजल टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे ही होगा। और क्या होगा कि क्या है कि हॉट फ्लशेस होता है, ये प्रॉब्लम बहुत है। किसी किसी के साथ क्या होता है कि एक वीक में सिर्फ एक एपिसोड होता है, एक बार होता है, और किसी किसी के साथ एक दिन में ही 20 बार हो रहा है। ओके, तो उसके अंदर होता क्या, हॉट फ्लशेस के अंदर, उसके अंदर होता है कि मतलब आप ऐसे बैठे हो, सब लोग नॉर्मल है, लेकिन आपको क्या है कि एकदम से गर्मी लगने लग गई, कैसे कि चीक से एकदम रेड हो गए, बहुत ज्यादा बेचैनी और गरम गरम सब कुछ फील होने लग गया, उसको बोलते हैं हम हॉट फ्लैशेस। अब मैंने सिम्टम्स तो मैं बताने लग गई, मैंने ये नहीं बताया कि ये सिम्टम्स होते क्यों हैं। ये सिम्टम्स होते हैं, एक तो जो हमारे अंडे थे वो खत्म हो रहे हैं, और उनके साथ क्या खत्म हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स खत्म हो रहे हैं, जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ। जैसे कि 2 हार्मोन है अपने, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो क्या है कि जो हमारा अंडाशय है उसी में से प्रोड्यूस होते हैं। जब अंडे रिलीज होते हैं तो वो साइकिल के साथ ही उनका भी चलता है। ओके, तो वो तब भी रिलीज होते हैं, तो उनके अंदर भी। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने हार्मोन्स के साथ ब्रेकअप कर लिया। ओके, अब बॉडी और हार्मोन का झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो बॉडी क्या कर रही है, गुस्सा निकाल रही है, हॉट फ्लैशेस कर रही है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा होता है ना, मेरा तो हुआ नहीं है पर मैंने ऐसे टीवी में देखा है, जो मूवीज में, उसके हिसाब से ही मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ब्रेकअप के बाद क्या है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो सब कुछ बॉडी कर रही है, क्योंकि हार्मोन्स ने क्या कर लिया, बॉडी के साथ ब्रेकअप कर लिया। ओके, तो क्या थे हमारे सिम्टम्स, कहाँ थे हमने बात की थी इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, उसके बाद हमने बात की थी हॉट फ्लैशेस के बारे में। अब जरूरी नहीं है कि सब में ही हॉट फ्लैशेस होते हो, हाँ ये जनरल है, लेकिन कईयों में क्या होते हैं, चिल्स होते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिनको हॉट फ्लैशेस हो गए उनको चिल्स नहीं हो सकते। चिल्स क्या होते हैं कि ठंड लगना एकदम से। ओके, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिसको हॉट फ्लैशेस हो गए उसको चिल्स नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि कभी हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, कभी चिल्स हो रहे हैं। और क्या होता है, नाइट स्वेट्स, मतलब कि रात को एकदम से बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाना, गर्मी लगना। ओके, रात को अब किसी की सिचुएशन सोच के देखो, आप कोई लेडी है जिसको क्या हो रहा है कि सब सो रहे हैं और उसको एकदम से नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, उसको गर्मी लग रही है इतनी ज्यादा, पूरी रात वो परेशान है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो सो नहीं पाएगी, तो वो अगला दिन जो उसका होगा उस दिन चिड़चिड़ी ही होगी। अब आप एक दिन की सोच के देखो, मानो कि कोई फंक्शन पार्टी हो जाती है, हम लेट हो जाते हैं, कोई जागरण हो जाता है, भाई उसमें जाग लेते हैं, उसके बाद अगला दिन ऐसा जाता है लो बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ,
स्लीप नहीं ले पाए, नींद नहीं ले पाए पूरी, तो वो लेडी के साथ ऐसा रोज हो रहा है, रोज ही नहीं वो सो पा रही, तो वो सुबह क्या होगी, वो चिड़चिड़ी सी ही होगी। तो वो चीजें चिड़चिड़ापन उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन ने क्या किया, बॉडी के साथ ब्रेकअप कर लिया, हार्मोन ने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया। तो जो ये हार्मोन होता है ना ईस्ट्रोजन, उसका बहुत ज्यादा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब कैसे रोल होता है, इसका रोल होता है कि जो हमारी योनि होती है, जो हमारी वेजाइना होती है, उसको ये लुब्रिकेटेड लगता है, मतलब कि जो गीलापन होता है जो नॉर्मल है, ओके, वो ईस्ट्रोजन की वजह से है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा दिल है उससे, और जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स, उससे भी रिलेशन होता है किसका, ईस्ट्रोजन का। अब ये तो बॉडी से में कम हो गया, इसने तो ब्रेकअप कर लिया, तो गुस्सा है ना, तो क्या होगा कि इसकी वजह से दिल पे, बोन्स पे अफेक्ट हो सकता है, और हमारी योनि की लुब्रिकेशन, मतलब कि जो नॉर्मल उसका गीलापन होता है, उस पे भी अफेक्ट हो सकता है। अब ईस्ट्रोजन नहीं है तो योनि में क्या होगा, गीलापन नहीं होगा, सबसे पहली चीज। अब गीलापन नहीं है, क्या हो रहा है, सूखा सूखा सा वहां पे हो रहा है। तो अगर वो लेडी संबंध बनाने की कोशिश करती है तो उसको क्या होता है, दर्द होता है, इसीलिए उसका मन नहीं करता, क्योंकि वो प्रोसेस क्या हो जाती है उसके लिए, दर्दनाक, पेनफुल हो जाती है। अब लेडीज कंप्लेन के लिए आती हैं क्या, कि हमने क्या किया, संबंध बनाया और उसके बाद क्या हो गया, हमारे उस एरिया में कट्स हो गए, क्योंकि लुब्रिकेशन तो है ही नहीं ना, तो वो एक प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद क्या मैंने बताया था, दिल और बोन्स। इसीलिए क्या होता है कि इस एज की जो लेडीज होती हैं, जो मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद लेडीज में हार्ट अटैक वगैरह के रिस्क क्या है, बढ़ जाते हैं। और बोन्स की हम बात करें कि फ्रैक्चर्स वगैरह के रिस्क क्या है, बढ़ जाते हैं इनके अंदर। क्यों, क्योंकि हार्मोन्स नहीं है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हो रही होती है लेडी के साथ, इसलिए वो क्या होती है, चिड़चिड़ी होती है, झगड़ा करती है, ये सिम्टम्स की वजह से है। अब ये सब कुछ तो हो रहा है, तो करे क्या, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो बहुत मेन प्रॉब्लम्स है, पहले आप उसको घर में क्या कर सकते हैं, आप जो हस्बैंड है, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये है कि वो ये ना समझे कि वो एक्टिंग कर रही है, या फिर पहले तो ऐसे नहीं करती थी अब पता नहीं क्यों करने लगी, आप भी उससे झगड़ा करने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो एक स्टेज है, और वो स्टेज उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली है, आगे तक कंटिन्यू नहीं होगी, वो कुछ टाइम तक होगी और फिर वो नॉर्मल होने लग जाएंगी। तो आपको उस स्टेज पे उस लेडी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको समझिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, रिलैक्स रहिए और उसको भी रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर ये सिम्टम्स, आप ही वो लेडी हैं जिसके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के लिए भी इलाज मैं बोल सकती हूँ है। क्योंकि हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, आपको वो दे दी जाएगी। जब आप संबंध बना रहे उस टाइम पे जो आपको सूखा लग रहा है, गीलापन नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं है, तो उसके लिए भी क्रीम्स अवेलेबल होती है, आपको वो दे दी जाएंगी। तो उस चीजों का आप क्या है कि सिम्टम्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी मीनोपॉज से रिलेटेड, सिम्टम्स से रिलेटेड, और जो घर में झगड़े चल रहे हैं उससे रिलेटेड, कि उसका ये भी रीजन हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है। क्यों? क्योंकि इस एज की वुमेन बहुत ज्यादा हैं, तो ये प्रॉब्लम भी सबके साथ होती होगी, और ये इंफॉर्मेशन, ये एजुकेशन सबको होना जरूरी है। ओके, इसीलिए आपको शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो में क्या सीखने को मिला है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महिला साथी को संबंध बनाने के लिए कैसे मनाया जाए, ये एक बहुत सारे लोगों की क्या है कि कंफ्यूजन है कि मेरी महिला साथी मानती नहीं है, मेरा मन करता है वो मना कर देती है, कुछ बहाने बनाती है, तो मैं क्या करूं जिससे कि वो एकदम से मान जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ये जानने के लिए कि क्या ऐसे टिप्स है क्या आप फॉलो करें जिससे आपकी महिला साथी आप बोले और मिनटों में मान जाए संबंध बनाने के लिए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये संबंध बनाने की प्रक्रिया है, इसका चक्कर है क्या, इसका चक्कर सिर्फ
ये प्रक्रिया से नहीं है, सिर्फ आप अकेले की सेटिस्फेक्शन से नहीं है, इसमें दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप सिर्फ इंजॉयमेंट की भी बात करें, आप अच्छे लगने की भी बात करें, तो वो आपको अकेले लगेगा नहीं जब तक आप दोनों इन्वॉल्व नहीं होगे उस चीज़ में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी टिप से। तो टिप नंबर 1 इज़ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत टाइम पहले ही अपनी फीमेल जो पार्टनर है, जो आपकी साथी है, उसको सिग्नल्स देने हैं। अब बहुत टाइम पहले का मतलब ये नहीं कि 1 साल पहले, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मानो कि आपको आज शाम को या फिर आज रात को करना है और आप क्या है कि ऑफिस जा रहे हो, तो उससे पहले आप सुबह को कुछ बातें कर सकते हो उस चीज़ से रिलेटेड कि आप आज ये ड्रेस पहनना, आपने जब पहले ऐसा किया था तो आप मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब हमने उस टाइम संबंध बनाया था ना, तो आपने वो चीज़ें की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वैसा हम करें तो कितना अच्छा हो, ऐसा ऐसा कुछ जिससे क्या है कि उनके मन में ये चीज़ जाए, उनके पास ये मैसेज पहुंचे कि हाँ, इनका आज मन है, ये मूड में है। ओके, तो ये सिग्नल्स आपको पहले से उन्हें देने स्टार्ट कर देने हैं। उसके बाद टिप नंबर 2 कि आपको अगर आप करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से वो चीज़ें स्टार्ट कर दें, कुछ भी नहीं है, उनसे पूछे नहीं, बात नहीं करें, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको उनकी इमोशनल स्टेट देखनी है कि हाँ, वो किस स्टेट में है, और ये चीज़ें एकदम से स्टार्ट करने की नहीं होती है। आपको क्या करना है, आपको उनके साथ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फोरप्ले करना है। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, फिर उसके साथ आप अपनी फिंगर्स का कुछ ऐसे पार्ट्स जिनके बारे में मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उन पे अपनी फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि आपके पार्टनर को अच्छा महसूस हो और वो भी चाहे वो चीज़ें करना, तो वो आप कीजिए। एकदम से ये प्रक्रिया आपको स्टार्ट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, उनको उस चीज़ के लिए ऐसा मतलब प्रिपेयर करना है कि हाँ, हम ये चीज़ें करें, हम कटल करें, हम बात करें, डिस्कस करें कुछ भी, उसके बाद धीरे धीरे उस चीज़ पर पहुँचे। एकदम से नहीं, एकदम से बोले भी नहीं कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, करो, ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसे मूड स्पॉइल हो जाएगा उनका भी और आपका भी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसके बाद टिप नंबर 3 कि आप जो भी महिला होती है ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ राज की बात बता दूँ कि उनकी जो ये चीज़ें होती है संबंध बनाने से जुड़ी हुई, वो बहुत हद तक इमोशनली जुड़ी होती हैं। मतलब कि उनका मेंटल स्टेट उस टाइम पे कैसा है कि वो खुश है या नहीं, वो किसी स्ट्रेस में है, उनको कोई दिक्कत है, तो थोड़ी देर पहले तुमने उनसे झगड़ा किया तो वो उस चीज़ को लेकर बैठ जाती है। तो आपको सबसे पहले उनसे कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करनी है, उनका मूड देखना है, उनका मूड अच्छा करने की कोशिश करनी है और इमोशनली चीज़ें अटैच करनी है। ये नहीं है कि आप ऑफिस से आ रहे हैं और सीधा इस चीज़ से लग जाए, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अपनी महिला साथी को कभी भी ये फील नहीं करवाना है कि आप उनके साथ सिर्फ संबंध बनाने के लिए हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो आपको ऐसा फील नहीं करवाना है। आप उनके साथ सिर्फ अगर बात भी करते हैं ना थोड़ी देर के लिए, मानो कि आप आए, आपने उनकी सिर्फ सुन ली कि वो कुछ बताना चाहती है, अपने दिन के बारे में बताना चाहती है, आपने उनकी सिर्फ बातें सुन ली ना, उनसे भी उनको बहुत अच्छा लग जाता है कि हाँ, मेरा पार्टनर मेरी बात सुनना चाहता है ना, उसे मैं अच्छी लगती हूँ, ऐसा ऐसा चीज़ें। ठीक है, आप उसके साथ उनको अप्रिशिएट कीजिए कि आप ये चीज़ बहुत अच्छी करती हैं। ये चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी से रिलेटेड भी हो सकती है और संबंध बनाने से जुड़ी हुई भी हो सकती है, और ये चीज़ें दोनों पार्टनर कर सकते हैं, चाहे वो महिला पार्टनर हो चाहे वो पुरुष पार्टनर हो। ओके, दोनों के लिए हैं ये चीज़ें। उसके बाद अगली टिप क्या है कि आप अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें करना, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का क्या है कि मूड बन जाए आज, तो आपको क्या करना है, आपको वैसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है। वो बहुत हद तक क्या होता है, इफेक्टिव होता है। क्या करें उसके लिए, आप अच्छी सी फ्रेग्रेंस जो है अपने रूम में कीजिए, चाहे वो रूम फ्रेशनर हो, चाहे आप डीओ वगैरह कुछ भी यूज़ करें, एक अच्छी फ्रेग्रेंस यूज़ कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, कोल्ड टेम्परेचर कर दीजिए, क्योंकि ठंडा होगा तो उससे क्या होता है कि अच्छा लगता है, गर्मी वगैरह होगी तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो आपको अच्छा टेम्परेचर क्रिएट करना है, कोल्ड सा, अच्छा ठंडा सा रूम कीजिए। उसके बाद आप डार्क चॉकलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इन चीज़ों में। और आप क्या कर सकते हैं कि लाइक रोज़ पेटल्स आपने कर दिए, जो लाइट है उसको थोड़ा लो कर दिया, उसके साथ आपने म्यूज़िक प्ले कर दिया, जो स्लो रोमांटिक म्यूज़िक है, तो वो चीज़ें क्या करेगी, बहुत हद तक बहुत अच्छा काम करेगी उस चीज़ के लिए, आपकी पार्टनर को मनाने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे आपकी पार्टनर मिनटों में मान जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो
आपको इन टिप्स को क्या करना है, अपने दिमाग में बिठा लेना और ऐसे ही शुरू करना है और ऐसे ही करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर आपके मन के हिसाब से मान जाए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अगर आपने मुझसे ये डाउट पूछा था और अगर आपको कोई और डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो लेडीज, आज हम बात करने वाले हैं आपकी ब्रा के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि किस टाइम इस ब्रा को हमें पहनना चाहिए और किस टाइम नहीं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या हम इसे रात को पहनकर सो सकते हैं या नहीं, मतलब ये पहनकर सोनी चाहिए या रिमूव कर हटा कर सोनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि 80% ऐसी महिलाएं हैं जो क्या है कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो ब्रा है उसको नहीं पहनती है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि कंफर्टेबल और जो उनका साइज़ है और कौन सी किस तरह की उनको पहननी चाहिए ब्रा। ओके, तो एक ये बहुत बड़ा, इसीलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप शर्माएं चाहे कुछ करें, लेकिन ये क्वेश्चन दिमाग में ज़रूर आता है अगर आप एक लड़की एक लेडी हैं कि रात को हम पहनकर सोएं या हटाकर सोएं। अब इससे रिलेटेड डाउट्स क्या क्या हैं? इससे रिलेटेड डाउट्स ये हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पहन के सोते हैं रात को तो क्या होता है कि जो आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स है या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन, मतलब जो खून जो चलता रहता है वो अच्छे से नहीं चलता है उस टाइम पे, अगर आप टाइटली पहन के इसको रात को सो जाते हैं तो। एक ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये चीज़ है कि अगर आप इसको पहनकर नहीं सोते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी जो स्तन है दोनों वो इधर उधर भागते रहते हैं। अगर आप साइडवेज होंगे तो ऐसे हो जाएंगे, अगर आप सीधे सोएंगे तो एक इधर हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा वो नीचे की तरफ लटक जाएंगे, उनकी अजीब सी शेप हो जाएगी। जिस तरह से सोओगे उसी तरफ उनका मुंह हो जाएगा। ऐसे डाउट्स, ठीक है। तो आज हम उस चीज़ को पूरा क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को पूरा देखना है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है हम बात करने वाले हैं कि किस टाइम पे हमें ब्रा पहननी चाहिए, किस टाइम पे हमें नहीं पहननी चाहिए और उसका रीज़न भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पहननी ही चाहिए। वो होती है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपकी जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। जैसे कि आप जॉगिंग पे जा रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी जो स्तन होते हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे? ब्रा की बिल्कुल ज़रूरत है। और कैसी ब्रा की ज़रूरत है उस टाइम पे? आपको ज़रूरत है जो फिटेड, जो अच्छी तरह से फिट हो आपको और कंप्लीटली कवर करे आपकी जो स्तन है उनको, वो वाली आपको ब्रा की ज़रूरत है उस टाइम पे और आपको बिल्कुल पहननी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप नहीं पहनोगे तो, अगर आप नहीं पहनोगे और आप बहुत ज़्यादा ऐसे मानो कि कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि हिल रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है से जंप कर रही हैं ये भी, वो आपको इरिटेट करेंगी, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसके साथ क्या है कि आपके स्तन जो है उनके अंदर दर्द हो सकता है, इसके वेट की वजह से जो बैक साइड होती है वहाँ भी आपको दर्द हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ये ऐसे मूव कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो जब भी ऐसा कुछ काम है आपको जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको पता है कि ये मूव करेंगी, तो आपको क्या है कि ब्रा पहनना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। उसके बाद इसके अलावा जो भी कोई टाइम है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि ब्रा पहने, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको पहननी है या नहीं पहननी है। बता दूं, लोगों के मन में क्या डाउट है कि अगर हम नहीं पहनेंगे ना तो हमारे जो स्तन है वो लटक जाएंगे। लेकिन एक रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर जो एक लड़की है ग्रोइंग एज में, उसने स्टार्टिंग से कभी ब्रा पहनी ही नहीं है, ओके, कभी पहनी ही नहीं, तो क्या है कि उसकी जो बॉडी है ना वो खुद ऐसी चीज़ें डेवलप करनी शुरू कर देगी, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर देगी जिससे क्या है कि उसके जो स्तन है वो फर्म हो जाएंगे, मतलब ऐसे टाइटर से खुद से ही हो जाएंगे कि उसको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन ये चीज़ें लागू होती है उनके साथ जिन्होंने स्टार्टिंग से कभी नहीं पहनी है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो 5-6 साल से पहले पहन रहे हैं तो आपको पहननी पड़ेगी ऐसे टाइम पे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। अभी बात है कि आपको, आपकी चॉइस है कि आपको दिन में ये पहननी है या नहीं पहननी। अभी हम पहले दिन पे जाते हैं, दिन
और रात अलग अलग लेके चलेंगे, क्योंकि डाउट रात दिन वाले बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दिन वाली बात करते हैं पहले कि दिन में आप पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आपका कंफर्ट लेवल, जो चीज़ मतलब आपको कंफर्टेबल लगती है आपको वो करनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ ना तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करती हो, तो आज मैं अपनी बता देती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस टाइम की बात करूँ कि मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे देखने वाले हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा जो ध्यान है ना वो आपसे बात करने की जगह पे अपने स्तनों पे हो, ये हो कि मेरे निपल्स कैसे हैं और कैसे दिख रहे होंगे वीडियो में, आप लोग ये चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें, जिससे क्या है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वो ना रहे, जिससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल वो ना रहे कि मैं आपसे इस तरह से बात कर पाऊँ। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं ब्रा पहनूं। तो सेम मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी मीटिंग है, कोई ऐसा प्रोफेशनल मीट है, कोई आप कहीं पे काम करने जा रहे हो, लाइक आपकी जॉब है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आपको है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, आपको बात करनी है जहाँ पे आप ऐसा फील करते हैं कि आप उस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो सकते हैं, जिससे आपका क्या है कंफर्टेबल लेवल वो नहीं रहेगा, जिससे क्या है आपकी कंसंट्रेशन लेवल वो नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल पहननी चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं कि आप पहनते हैं नहीं पहनते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज सो हाई और आपको ज़रूरत नहीं है उसके लिए और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो गो फॉर इट। आप बिना ब्रा के दिन में भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब रात में क्या दिक्कत है, पहनने वाले जिनको मतलब जो कहते हैं कि पहननी चाहिए, वो क्या कहते हैं कि इधर उधर भागेगी, साइज अजीब अजीब सा हो जाएगा, ग्रोथ अनइवन हो जाएगी, सैग करने लग जाएंगे, से लटक जाएंगी, ये सब चीज़ें हैं उनकी, ठीक है। दूसरी तरफ जो कहते हैं कि नहीं पहननी चाहिए, वो ये कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी नहीं होगी अगर पहनेंगे, तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन नहीं होगी, ये सब चीज़ें। तो अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि करना क्या है। आपको क्या करना है कि आपको ब्रा रात को पहननी नहीं है। ओके, यहाँ मैं बता रही हूँ कि नहीं पहननी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब, अगेन मैंने दिन वाली जो बात की कि अभी मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, दिन है, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं कोई मीटिंग कर रही हूँ, मेरे सामने कोई पेशेंट है या मैं किसी से मिल रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को क्या है कि वो कंफर्टेबल लेवल नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, इसलिए मैं पहन रही हूँ। राइट, दिन में वैसे दिन में भी ज़रूरत नहीं है, तो रात को तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो रात को आपको अपना प्रॉपर कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। ओके, और बिल्कुल ठीक बात है कि ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर करती है, लिम्फेटिक जो सर्कुलेशन है वो भी हैम्पर करती है, लेकिन बहुत कम होती है, वो इतना नहीं है कि बिल्कुल कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना नहीं सोचना है, लेकिन करती है। तो आपको क्या करना है, एक तो मतलब अच्छा क्या है कि अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो ये अच्छा है कि आप अच्छे से सो पाएंगे, आप कंफर्टेबल होंगे। ऐसे फिट ब्रा पहन के लेटे हो, दिमाग वहाँ जा रहा है, भेज रहा है सब कुछ, कैसे नींद आ जाएगी यार? नहीं आती। तो कंफर्टेबली सो। आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी है, इस टाइम पे अगर फिटेड जो ब्रा है पूरे दिन पहन के घूम रहे हो, रात को पहन के सो रहे हो, कितना इरिटेशन है, ब्लैकनिंग हो जाएगी उस एरिया में, निशान हो जाएंगे, स्किन पर रैशेज हो जाएंगे, ये सब कुछ भी हो जाएगा। तो रात को मत पहनो, अच्छे से आपकी जो स्किन है ना पूरी, उसको सांस लेने दो। आपके स्तनों को भी अधिकार है, उस पर भी स्किन है, उसको भी सांस लेने दो, उसको जीने दो। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो रात को अगर आप ब्रा पहन के नहीं सोते हैं तो वो लटक जाएंगे और ग्रेविटी, ज़मीन उनको खींच लेगी अपनी तरफ, जिधर को मुँह हो जाएगा वैसे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता यार, मत पहनो। रात को पहनना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर सो, उतार कर सो, ये एक चीज़ हो गई। अब ये कन्फ्यूजन सोच रही हूँ कि इस वीडियो से दूर होगी कि किस टाइम पहने, किस टाइम नहीं पहने, किस टाइम पहननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कब पहननी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, किस टाइम आपकी चॉइस है पहनने की, और रात को तो नहीं पहनी। ये सबसे बड़ा डाउट था रात वाला। ओके, तो होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ पूछ चुके हैं, तो उनकी डिमांड की ये वीडियो थी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई डाउट मैं अपनी वीडियो से क्लियर करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस टॉपिक पे आपको डाउट है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ ना, 80% महिलाएं, सबको दिक्कत है, सबके दिमाग में डाउट है यार, क्लियर करो सबके डाउट जल्दी जल्दी। ओके, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।
संबंध बनाना इंटरेस्टिंग है, उसमें मज़ा आता है, खुशी होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि संबंध ना बनाने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, और ये नुकसान सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होते, पुरुषों के साथ भी हो सकते हैं, और मैं कहूँगी कि पुरुषों के साथ शायद थोड़े ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप भी संबंध नहीं बना पाते हैं, या फिर आपकी इच्छा नहीं होती, आप सोचते हैं चल कल देखेंगे, चल अगले हफ्ते देखेंगे, ऐसा करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या नुकसान होते हैं उससे। तो सबसे पहले, मैं टाइम वेस्ट करे बिना ही वीडियो बनाती हूँ, तो सबसे पहले नुकसान की ही बात करूँगी। सब पहला नुकसान क्या होता है कि जो पार्ट के अंदर तनाव आना होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो बच्चा पैदा ना करने की दिक्कतें जो एक कपल को फेस करनी पड़ती है, वो सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप एक पुरुष हैं तो। मतलब आपकी तरफ से वो चीज़ें, वो दिक्कतें हो जाएंगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो। अभी इससे एक क्वेश्चन आता है कि कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, या फिर ऐसा है कि रोज़ करो, दिन में इतनी बार करो, तो वो सब कुछ का क्या चक्कर है। तो अगर डॉक्टरों की सलाह माने तो वंस इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, और अगर आप उससे ज़्यादा या रेगुलर करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई ये दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट जो परेशानी, जो नुकसान आपको हो सकता है वो क्या है कि जो आपकी इच्छा है ना, जो आपका मन करता है, वो बिल्कुल मरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी मतलब ऐसा है कि थोड़ा कम मन करता है इसलिए आप नहीं करते हो, या फिर आपका वर्क प्रेशर है, या फिर आपकी ड्यूटी रहती है, जैसे कि नाइट ड्यूटी रहती है, फिर दिन में इंसान ऐसा रहता है कि सोता रहे, तो फिर नहीं हो पाता है। अगर ऐसा रेगुलरली चल रहा है तो धीरे धीरे इच्छा ख़त्म होनी, मरनी शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं है, ये पुरुषों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, उनका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है। तो अगर महिलाओं के अंदर वो हार्मोन कम होते हैं तो पीरियड्स के टाइम की दिक्कतें, वो सब कुछ शुरू हो जाएगा, है ना। और अगर पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो बिल्कुल ख़त्म है इच्छा, फिर नहीं मन करने का। पहले अभी थोड़ी इच्छा है, उसको दबा रहे हो, फिर मन करना बंद, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग होता है इम्यूनिटी पे बहुत तगड़ा असर होता है कि इम्यूनिटी लो हो जाएगी अगर आप संबंध नहीं बनाओगे तो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उस टाइम पे, वो रिलीज़ होने कम हो जाएंगे और आपको जल्दी से बीमारियां लगने लग जाएगी। इसीलिए हेल्दी रहने के लिए भी आपको संबंध बनाना ज़रूरी है। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब हम बेसिक नीड्स देखते हैं ना, तो संबंध बनाना भी एक बेसिक नीड होता है जो कि फुलफ़िल होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं होगी, मतलब कोई ऐसा है जो पूरी ज़िंदगी कर ही नहीं पाया या ऐसा सच कुछ, तो उसके माइंड पे भी, बॉडी पे तो असर होगा ही, और माइंड पे भी बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ की दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या टेंशन है, वो सब चीज़ें होंगी, तो जो हैप्पी हार्मोन है, जो संबंध बनाने से निकलता है, हैप्पी हार्मोन, वो नहीं निकलेगा उन लोगों में जो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक नुकसान है कि हैप्पी हार्मोन है नहीं, तो सैडनेस बढ़ती जाएगी, तो स्ट्रेस व्रेस ये सब कुछ तो है ही, और उसके साथ साथ हैप्पी हार्मोन भी नहीं निकल पाएगा। तो क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल रहता है, तो क्या होता है कि हार्ट की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो हार्ट अटैक की दिक्कतें जिनको होती है, बीपी की दिक्कतें जिनको होती है, उनको भी वो दिक्कतें बढ़ सकती हैं जो संबंध नहीं बनाते हैं, जो रेगुलरली नहीं करते हैं या कर पाते हैं। तो अभी अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ये सब कुछ हार्मोन्स कम ना हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो बहाने बनाना छोड़िए। और अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो भी टाइम निकालिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक बेसिक नीड है और वो आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी भी योनि बहुत ज़्यादा खुल गई है? क्या आपको लगता है कि आपकी योनि बहुत ज़्यादा ऐसे खुल गई है? वो पहले ऐसी थी, अब बहुत बड़ा उसके अंदर स्पेस हो गया। आपके पुरुष साथी आपको बोलते हैं कि यार मेरे को अब अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, मुझे संबंध बनाते हुए कुछ फील ही नहीं होता, और इस चीज़ की टेंशन आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। तो आज की वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में पूरे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके साथ साथ मैं आपको तरीका या फिर कह सकते
सकते उपाय बताऊंगी जिससे ये जो दिक्कत है आपकी ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाने वाली है। मतलब कि जो ऐसी खुली हुई योनि है वो वापस अपनी शेप और साइज में आ जाएगी। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहली बात कि ये जो योनि है वो बनी किस चीज़ की हुई है। अब जैसे हमें पता है कि वो एक ऐसा पार्ट है जो एक ट्यूब जैसा है, ठीक है। और किस चीज़ का बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है, मतलब कि मांसपेशियों का बना हुआ है। वहाँ पर हड्डी जैसा या फिर ऐसा तो कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है, कि जो ब्रेक हो या एज सच कुछ। ओके, तो जहाँ पर भी मसल्स होते हैं, अब जैसे कि हम एक इसमें एग्जांपल ले लें कि मोटे पतले हो जाते हैं, हमारे जो फैट है वो बढ़ जाता है अगर, तो जहाँ पर भी मास मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। फिर हम पतले होते हैं, वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। ऐसा होता है ना कि इंसान मोटे से पतला और पतले से मोटा हो जाता है। उसी प्रकार आपकी योनि के वहाँ का एरिया, लेकिन वहाँ का जो मांसपेशियां हैं कह लो या फिर मस्कुलर पार्ट है, वो जो वहाँ के मसल्स है वो कुछ थोड़े स्पेशल हैं। अब स्पेशल कैसे हैं वो, स्पेशल इसलिए क्योंकि वो क्या है, इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी है उनके अंदर। जैसे कि इस रबड़ बैंड के अंदर इलास्टिसिटी है, ऐसे ही उस पार्ट के अंदर इलास्टिसिटी है कि इसके अंदर कुछ चला जाए या इसके अंदर से कुछ निकलता है तो ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकती है। और इस चीज़ का एग्जाम्पल बहुत सारी सिचुएशंस में देखने को मिलता है। जैसे कि जब आप संबंध बनाते हैं तो भी अगर वो कितनी भी छोटी होगी लेकिन वो स्ट्रेच हो जाती है इजीली। ओके, उसी प्रकार जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, योनि के रास्ते से देती है। नॉर्मल डिलीवरी जब एक जो महिला उसकी होती है, बच्चे की होती है, तो आप सोचिए कि वो इतना बड़ा बच्चा, उसका इतना बड़ा हेड है और बटेक्स है और सब कुछ है, तो वो कितनी इजीली इस छोटे से होल में से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन है ऐसा, इसका मतलब कि इलास्टिसिटी ऐसी है कि ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेती है और वो चीज़ें कर लेती है, ठीक है। अब बात आती है इसके ढीलेपन की। तो कुछ लोगों के दिमाग में होता है ये ढीलापन। मैं बता दूं आपको कैसे, कि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकली ये लगता है कि हमारी जो योनि है वो ढीली हो गई है, या फिर कुछ जो पुरुष होते हैं ना उनको खुद को दिक्कत होती है लेकिन वो गलती निकालते हैं महिला में, और महिला भी टेंशन लेके ये सोचती है कि हाँ सच में ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या मेरी ही गलती है। क्योंकि महिलाओं की तो ये हैबिट ही होती है कि खुद को गलत मानना हमेशा ना। तो यह मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष बहुत ज़्यादा हाथ का प्रयोग करते हैं या उल्टे होकर के हाथ का प्रयोग करते हैं, उनको ये दिक्कत लगेगी कि उनको महसूस होने में, फील होने में दिक्कत लगेगी, कि उनको फील ही नहीं होगा। तो अगर आपका पुरुष ऐसी चीज़ें कर चुका है पहले बहुत ज़्यादा और वो आपको ये बोल रहा है, तो गलती उसमें है, आप में नहीं है। आपकी योनि बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरी चीज़, मैंने इसको रबड़ बोला, रबड़ टाइप ऑर्गन। अगर ये खुल जा रहा है ना तो ये वहीं नहीं अटकता, ये वापस अपनी शेप में आ जाता है ना। इस रबड़ को ही देख लो आप, कितना भी मैं इसको स्ट्रेच करूँ वापस आ रहा है ना। सेम योनि है कि वो अपनी शेप में आ ही जाएगी। जब वो बच्चा निकाल के इतना बड़ा वापस अपनी शेप में आ जाती है तो संबंध बनाना तो एक बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये मतलब साइकोलॉजिकली ये चीज़ें बैठी हुई है, तो उसको कृपया निकाल दे, ठीक है। अब असल में भी कुछ लोगों को ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन यूँ नहीं है कि बिल्कुल बहुत खुली हो गई और ये वो जितना लोग इमेजिन कर लेते हैं उतना वो चीज़ें है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत है, तो थोड़े बहुत के लिए हम क्या उपाय करें उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ आपसे। तो थोड़े बहुत के लिए आपको करना क्या है, एक तरीका होता है, एक एक्सरसाइज हम इसको बोलते हैं, जो कीगल एक्सरसाइज के अंदर एक एक्सरसाइज होती है। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि जब हमें सुसु आ रहा होता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा होता है तेज, या पेशाब आ रहा होता है, तो हम उसको रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे जो पार्ट है ना उसको सिकुड़ लेते हैं, ऐसे भींच लेते हैं उस पार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझदार लोग ये कमेंट करेंगे कि पेशाब नहीं रोकना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं पेशाब को रोकने की बात कर ही नहीं रही, और पेशाब नहीं रोकना चाहिए वो बिल्कुल सही और सचमुच समझदारी की बात है, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। पेशाब आपको नहीं रोकना, आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल टाइम जब आपको पेशाब नहीं आया हुआ उस टाइम पे अपने पार्ट को सिकुड़ना है। लेकिन मैं तरीका बता रही हूँ सिर्फ, कि जैसे पेशाब आते हुए हम थोड़ा सिकुड़ लेते हैं कि निकल ना जाए, टाइप ऑफ फीलिंग आती है ना, निकल ना जाए, इसको ऐसे भींच लो करके, वो चीज़ करनी है आपको। ओके, आपने ऐसे भींचा उस पार्ट को, आपने 10 तक गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा स्लो गिन सकते हैं आप, स्लो ही गिनना है मतलब आपको। तो 10 तक आपने गिनती की, देन रिलीज, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से भींचा, 10 तक गिनती गिनी, देन रिलीज। ये एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है। कोई इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, कुछ बहुत बड़ा आपको काम नहीं करना है इसके अंदर, कहीं भी बैठे हुए कुछ भी करते हुए आप कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग से मैट लगाना पड़ रहा है, जिम जाना पड़ रहा है उसको करने के लिए, कुछ नहीं है ऐसा। तो ये बहुत इजीली हो सकती है। ये जब आप रेगुलर करना शुरू करेंगे तो जो भी आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि ढीली हो गई है योनि, वो वापस अपनी शेप और साइज में आ जाएगी। इसके अलावा कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं
नहीं है। जो हमारी मेडिकल साइंस है वो इस चीज़ को नहीं मानती कि आप कोई क्रीम या कोई दवाई या कोई गोली लें। मैं कहूँगी कि ऐसे कुछ बना ही नहीं है असल में तो, कि जो टाइट कर दे हमारे मसल्स को या मस्कुलर पार्ट्स को, ऐसा कुछ नहीं बना है आज तक। लेकिन जो कुछ कंपनियां दावा कर रही हैं या कुछ भी है, जो बहुत ज़्यादा भाई उनकी अभी एडवोकेट बनना चाहते हैं वो बने, और अपने साथ प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी सलाह नहीं है। अगर मेरी सलाह लेके आप करना चाहते हैं तो ये ही एक बहुत अच्छा तरीका और उपाय है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कीजिए। फालतू क्रीम व्रीम के चक्कर में मत पड़ो। खाम में अंदर की तरफ ऑर्गन में लगा लोगे उसको और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी, इन्फेक्शन कर देगी, दिक्कत कर देगी। तो वो चीज़ें मत करो आप, ठीक है, वो यूज़ नहीं करनी है आपको। और यही तरीका अपनाइए जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज कीजिए और आपकी जो योनि है वो वापस अपनी शेप और साइज में जल्द से जल्द आ जाए। जब भी करते हैं तो डिस्चार्ज एक साथ कभी नहीं होता। कभी पुरुष का डिस्चार्ज पहले हो जाता है तो कभी महिला का। और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट है कि हम दोनों एक साथ संतुष्ट नहीं हो पाते, हमेशा एक ना एक साथी रह ही जाता है। या फिर ये डाउट कि अगर हम एक साथ संतुष्ट नहीं होंगे तो बच्चा कैसे पैदा होगा, क्या उसमें दिक्कत हो सकती है। और अगर हम चाहें कि हम एक साथ संतुष्ट हों तो हमें करना क्या चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक साथ डिस्चार्ज जो नहीं होते हैं तो क्या उसमें बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत है, क्योंकि ये डाउट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। उस समय में जो माँ बनने वाली है औरत, मतलब कि जो महिला है, उसके शरीर में अंडा होना चाहिए जो कि साइकिल की मिड में होता है। अगर इस चीज़ के बारे में आप डिस्कस चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो आपको कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके छोड़ना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस आपको इन चीज़ों पर शेयर करूं। ओके, और दूसरी चीज़ चाहिए पुरुषों के शरीर में शुक्राणु, जो कि हमेशा ही होते हैं। तो जब मेन चीज़ है कि महिला के शरीर में अंडा होना चाहिए, तो जब वो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बच्चा हो जाता है। उसमें संतुष्टता का कोई भी मैटर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इस चीज़ को लेकर के कि हम दोनों एक साथ संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते, क्या हमारी गलतियां हैं और क्या हमें ठीक करना है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली चीज़ होती है, ये चीज़ें शुरू कब हो जाती हैं। लोग सोचते हैं कि जो प्रक्रिया है ना सिर्फ वो ही सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें उससे पहले शुरू हो जाती है। सही सुन रहे हैं आप, इससे पहले एक प्रक्रिया होती है जिसको फोरप्ले का नाम दिया गया है। मतलब कि उससे पहले आप अपने साथी को प्यार जताए, या फिर आप बातों में जताए, या कुछ भी उंगलियों का या फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके उनको अफेक्शन शो करें, ठीक है। वो चीज़ें क्या करती हैं, एक हार्मोनल रश पैदा कर देती है शरीर के अंदर, जिससे जो इच्छा है वो बढ़ जाती है और जो संतुष्टता है उसकी तरफ इंसान जाने लग जाता है। मतलब कि कनेक्शन फील होने लग जाता है। तो वो कनेक्शन जो है, आप सोचते हैं कि हमें डायरेक्ट प्रक्रिया करनी है और उसी से बिल्ड करना है, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। वो कनेक्शन आपको बिल्ड करना पड़ेगा प्रक्रिया से बहुत पहले ही। तो वो कैसे बिल्ड होगा, एक तो फोरप्ले है, वो टेक्निक है जिससे आप अपना मतलब प्यार करने का तरीका शो कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन, मतलब कि बातचीत करना। बातचीत अब किस बारे में करें हम, बातचीत पहली तो आपको ये करनी है, जब भी आपके मन में इच्छा जाग रही है तो वो इच्छा अपने तक ही नहीं रखनी और एकदम से अटैक नहीं करना है, वो इच्छा डिस्कस करनी है। और उसके साथ साथ ये डिस्कस करना है कि आपको उस समय पर क्या पसंद है, मुझे इस समय पर क्या पसंद है, क्या चीज़ें मुझे अच्छा फील करवाती है या फिर संतुष्टता की तरफ लेके जाती है और क्या चीज़ें आपको। तो ये डिस्कस करना 2 पार्टनर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप वो चीज़ें कर पाएंगे और तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। अभी पुरुषों का क्या होता है कि वो जल्दी ही शुरू कर सकते हैं और मतलब कि जल्दी ही संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं के अंदर फोरप्ले करना लंबे समय तक ज़रूरी है और उनको धीरे धीरे वो चीज़ें अचीव करनी होती है। तो जो पुरुष हैं जो सोचते हैं कि हम फटाफट सब कुछ ख़त्म कर ले, तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आप बेहद संतुष्ट हो सकते हो, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों साथ संतुष्ट होना चाहते हो या अगर आपको अपने साथी की परवाह है तो आपको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बहुत धीरे धीरे परफॉर्म करनी है, ठीक है। बातें करनी, डिस्कशन करनी और धीरे धीरे चलना है, एकदम से नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि आप एक साथ नहीं संतुष्ट हो पाओगे। दूसरी क्या चीज़ है कि महिलाएं फिर भी दोबारा के लिए जल्दी रेडी हो जाती हैं, लेकिन पुरुषों को उस चीज़ में टाइम लगता है। और एक चीज़ क्या है कि मान लो एक पार्टनर का हो गया
तो उस पार्टनर के अंदर उस टाइम पे क्या आ जाती है, रिलैक्सेशन। उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए अलग और थोड़ा उसको रिलैक्स होना होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है जो बीच में अटक गया, उसके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर वो उस टाइम पर नहीं कर रहा है तो या तो उसकी इच्छा वो मतलब डिस्टर्ब होगी कि नहीं मेरे को यार मेरा होता तो है नहीं मेरे को करना नहीं है, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो उस चीज़ से आपका कनेक्शन खराब होता है। इसीलिए आपको फोरप्ले करना है, डिस्कशन करना है, बीच में भी बातें करनी है, जो चीज़ें अच्छी लगती है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके अलावा नयापन लेकर के आना है। अब नयापन का मतलब ये नहीं है कि आप ऊट पटांग चीज़ें कीजिए, लेकिन पोजीशंस में हेर फेर या फिर कुछ भी लाइक जो उनको पसंद है उस चीज़ से शुरू करके, या फिर कुछ तारीफ करके शुरू करके, कुछ भी छोटा सा भी जेस्चर हो सकता है, वो आप दोनों की अंदर की बात है जो आप दोनों को पसंद है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। यहाँ पर मैं अगर कुछ डिस्कस भी करने लगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को पसंद आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको खुद इन्वेंट करनी है और खुद डिस्कस करनी है और खुद उसको नया नया करना है। हमेशा एक ही चीज़ मान लो कि घर में रोज ही एक तरह की दाल बन रही है तो उससे भी इंसान उब जाता है। तो सेम चीज़ है, तो कुछ नयापन आपको लेके आना है ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे, उनका भी इंटरेस्ट बना रहे। अब बात थी साथ वाली, तो उसके लिए आपको ये सब कुछ करना है, ओके। और जितना ज़्यादा फोर प्ले ज़रूरी है, मतलब पहले की चीज़ें, उतना ही ज़्यादा आफ्टर प्ले ज़रूरी है, मतलब प्रक्रिया के बाद की चीज़ें, बाद का जेस्चर, बाद का प्यार जताना, बाद में थोड़ा सा कडल कर लेना, वो सब कुछ भी बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी महिला साथी को ऐसा फील होगा कि हाँ ये इंसान जो है वो मेरे से प्यार करता है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए ही इतना ज़्यादा वो नहीं है और सिर्फ उतना ही उसका प्यार नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसको मुझसे लगाव है, प्यार है, और वो शो करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए। होप सो कि बहुत सारे पुरुषों के या महिलाओं के मैं डाउट क्लियर कर पाई हूँ। संबंध बनाते हुए मुंह का प्रयोग, इसका मतलब क्या होता है? क्या अगर मुंह का प्रयोग करा जाए तो गर्भावस्था हो सकती है? क्या ये मुंह का प्रयोग पीरियड्स के टाइम पर किया जा सकता है? और बहुत सारे लोगों के तो ये क्वेश्चंस आए कि मुंह का प्रयोग जब भी हमने किया तो हमारे गले के अंदर, थ्रोट के अंदर दर्द होने लग गया। तो ये इससे कितना रिलेटेड है? तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स मेरे पास आए हैं वो मैं क्लियर करने वाली हूँ एक एक करके। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि मुंह का प्रयोग करना संबंध बनाने के दौरान, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ ऐसा फील करने के लिए, जिसको एक फीलिंग को बोलते हैं प्लेजर की फीलिंग लेने के लिए, जो मुंह है उसका प्रयोग करना नीचे के अंगों पर, ठीक है। ये पुरुष की तरफ से भी हो सकता है और ये महिलाओं की तरफ से भी हो सकता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये सिर्फ प्लेजर के लिए होता है, इसकी कोई ऐसे आवश्यकता नहीं है, मतलब कि जरूरत नहीं है, ठीक है। एज सच कुछ इसका मोटिव नहीं होता। तो इसके लिए पहली बात तो कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों को ही कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक दूसरे से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इच्छा है अगर दोनों पार्टनर की तो ही करना चाहिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज जो होती है, क्या इससे गर्भावस्था हो सकती है? तो जी नहीं, इससे गर्भावस्था नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो रास्ता ही नहीं है। क्योंकि गर्भावस्था के लिए क्या चाहिए? पुरुष से शुक्राणु और महिला से अंडा, ठीक है, ओवम जिसको हम बोलते हैं, जो कि दोनों ही नीचे के भागों में पाए जाते हैं। मुंह का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। और जो मुंह का रास्ता है वो कहाँ पर जाकर के जुड़ता है? हमारे पेट से जुड़ता है, जो पाचन तंत्र है उससे जुड़ता है, उसका कोई भी इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये एक चीज नहीं होती है, इससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती मुंह के प्रयोग से, ओके। उसके बाद जो तीसरा जो डाउट है वो ये कि क्या पीरियड्स के टाइम पे भी कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं जो पर्सनली एडवाइस दूंगी वो नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी मैंने बात की इससे पहले कि प्रेगनेंसी जो है उसके रिस्क नहीं होते अगर मुंह का प्रयोग करें, लेकिन इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं, बल्कि मैं कहूँगी और ज़्यादा होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हार्शली किया जाए ये चीज़ें, तो कट्स वगैरह अगर लग गए तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगेन पीरियड्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो पीरियड्स के अंदर भी डायरेक्ट ब्लड से कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के। तो उस समय पर एडवाइजेबल नहीं है और आई डोंट थिंक कि कंफर्टेबल भी वो होगा, तो इसीलिए अवॉइड ही करना बेटर रहेगा, ओके। उसके अलावा इससे जुड़े हुए डाउट्स क्या है कि थ्रोट में इन्फेक्शन जैसा या खराश जैसा या दर्द जैसा गले में क्यों होता है?
तो बेसिकली अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके कोई भी इन्फेक्शन रीज़न हो सकते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन जो है वो हो गया है, चाहे वो फंगस से रिलेटेड हो या बैक्टीरिया से रिलेटेड हो या संबंध बनाने से जुड़े इन्फेक्शन जो होते हैं, STIs जिनको बोलते हैं, वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है उस टाइम पर। तो हो सकता है वो उसकी वजह से हो, या फिर बहुत ज़्यादा तेजी से यूज़ करा गया कुछ टेक्निक्स का, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा फील हो रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, एक बार जांच ज़रूर करवानी चाहिए और दवाई ज़रूर लेनी चाहिए डॉक्टर की एडवाइस से, ठीक है। तो होप सो कि ये वाले डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझसे। मैं नेक्स्ट वीडियोस में उन पर बात ज़रूर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बात होती है बिना किसी शर्म के और आपको प्रॉपरली जो एजुकेशन है वो दी जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज स्टे ट्यून्ड। 1 महीने हाथ का प्रयोग ना करना, नो नट नवंबर, इसके बारे में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो आज की वीडियो में क्लियरली बात करने वाले हैं कि क्या इसको करना चाहिए, क्या इसके कोई हेल्थ बेनिफिट होते हैं इंसान को या नहीं, ये साइंस बेस्ड है या फिर सिर्फ वैसे ही बनाया गया ट्रेंड है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी इस टॉपिक के बारे में मैं आपको। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नो नेट नवंबर या 1 महीने हाथ का प्रयोग ना करना, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। ये सब कुछ शुरू हुआ है इंटरनेट से। ये कोई भी साइंस बेस्ड चीज़ नहीं है कि मतलब किसी बुक में रिटन है या किसी डॉक्टर की ये बताई गई बात, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हैं इंटरनेट बेस्ड, जिसमें एज अ चैलेंज इस चीज़ को लिया गया कि कोई ऐसे मतलब कौन से लोग हैं जो कि 1 महीने तक डिसिप्लिन रह सकते हैं, जो कि 1 महीने तक हाथ का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के ये शुरू हुआ। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह इस चीज़ के भी 2 चीज़ें हैं, फायदे और नुकसान। अब कुछ लोगों के लिए तो ये फायदेमंद साबित हुआ और कुछ लोगों के लिए इसके नुकसान हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ फायदे भी और नुकसान भी, फिर आपको जज करना है कि आपको ये चीज़ करनी है अपने साथ या नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फायदे कि अगर आप 1 महीने हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला फायदा इसके जो मतलब देखा गया है स्टडीज के थ्रू भी कि लोग बताते हैं उनको हुआ है और आपको भी हो सकता है, वो क्या है, वो ये है कि आप थोड़े डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, आप फोकस्ड हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पहले ये था कि हाथ का प्रयोग करना ही पड़ जाता था, लेकिन अभी आपने ये चीज़ ठान ली कि मेरे को नहीं करना और आप वो नहीं ही कर रहे, तो आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा, उस चीज़ से ध्यान हटके आपका फोकस जहां आप चाहते हैं वहां पर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फायदा बहुत लोगों को हुआ कि जिनको एडिक्शन था उन फिल्मों को देखने का और उसके साथ साथ हाथ का प्रयोग करने का, तो उन लोगों के लिए भी बहुत फायदा हुआ कि उनका वो एडिक्शन कम हुआ और हाथ का प्रयोग वो नहीं कर रहे, इसलिए उनको वो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस चीज़ के अंदर एक बहुत अच्छा बेनिफिट लोगों को मिला। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये मिला कि उनको एनर्जी मिलती है और स्ट्रेस जो है वो कम होता है इस चीज़ से रह करके, क्योंकि पहले उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि मैं कहाँ जा करके कब किस टाइम हाथ का प्रयोग करूं। तो जब उनको ये हो गया कि मेरे को नहीं करना या उन्होंने ये चीज़ ठान ली, तो उनको वो वाला स्ट्रेस थोड़ा कम होने लग गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो फ़ायदा हुआ, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में फ़ायदा हुआ और हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हाथ का प्रयोग नहीं करते तो एनर्जी वगैरह भी प्रॉपर रहती है आपकी और आप फोकस्ड रहते हो, जैसे कि मैंने बोला। तो अगेन जिन चीज़ों पे आप ध्यान देना चाहते हो, लाइक आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तो वो भी बेटर हो सकते हैं। तो ये हुई फायदों वाली बात। अब बात आती है नुकसान वाली चीज़ों की। तो जैसे कि हाथ के प्रयोग की यहाँ पर बात करी जा रही है कि उसको रोक दो, ये सब कुछ, तो वैसे बेसिकली साइंस बेस्ड नॉलेज के बारे में अगर बात करी जाए तो वो कोई गलत चीज़ नहीं है अगर वो ठीक तरीके से करी जा रही है। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा मतलब दुख देने वाला तरीका जिसको मैं बोलूँगी, या फिर हार्श वे से ना करी जा रही हो या ओवर नहीं करी जा रही हो, तब तक वो ठीक है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स ही हैं आपको जनरली। तो कुछ लोगों के लिए ये नुकसान वाला कैसे साबित हुआ या हो सकता है, जिन लोगों को ना करने से स्ट्रेस हुआ। अभी कुछ लोगों का स्ट्रेस कम हुआ क्योंकि वो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोगों के साथ उल्टा भी हो सकता है कि उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि वो करना नहीं है वो चीज़ हमें, और बार बार दिमाग में वही चीज़ घूम रही है। तो ये सब चीज़ें उल्टी पड़ जाती है, उन लोगों के लिए स्ट्रेस बढ़ेगा
फोकस कम होगा, जो भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं हो पाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल एकदम से हाइक हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा और बाद में परमानेंटली ठीक हो जाएगा अगर किसी का कम है, तो हाँ वो हाइक होता है लेकिन टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। तो अभी दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता लग गया। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, आपकी क्षमता पे, कि आप रह सकते हैं कि आप नहीं रह सकते। अगर आप नहीं रह सकते और वो चीज़ आपको स्ट्रेस देगी तो आपको स्किप कर देना चाहिए। अगर आप रह सकते हैं और वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, आपका स्ट्रेस दूर कर रही है, तो आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको चूज करना है, आपको सोचना है अपने लिए कि आपके लिए क्या परफेक्ट है। ओके, क्या महिला संतुष्ट होती है तो वो बहुत सारी आवाज़ें निकालती है? क्या महिला को संतुष्ट करने के लिए हमें एक पोजीशन स्पेसिफाई कर देनी चाहिए कि हम इस पोजीशन में करेंगे तो हमारी महिला साथी जो है हर बार संतुष्ट होती चली जाएगी? क्या ऐसा कोई फेशियल फीचर या एक्सप्रेशन है जिससे हम जान सकते हैं कि हम जो संबंध बना रहे हैं वो अच्छा है, मतलब कि हमारी महिला साथी संतुष्ट हो रही है? तो इस चीज़ के बारे में कंप्लीट मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे डाउट्स है कि मेरी महिला साथी संतुष्ट नहीं होती या फिर मुझे पता ही नहीं चलता और मुझे ये डर है कि कहीं वो फेक ना कर रही हो, मतलब कहीं वो सिर्फ मुझे ऐसा फील करवाने के लिए कि हाँ मैं संतुष्ट हो गई हूँ, वो करती है लेकिन वो नहीं होती। लोगों को ऐसा लगता है कि महिला साथी ऐसा करती है और सच में भी ऐसा होता है। तो अब इन चीज़ों को कैसे हम समझे और कैसे पहचाने, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी एक महिला साथी जो है, आपकी पार्टनर जो है वो संतुष्ट होती है, तो उसको कैसा महसूस होता है या फिर कैसे आप उसको पहचान सकते हैं? जो उसकी योनि है उसके अंदर आपको क्या है, स्टिकीनेस, वो चीज़ें महसूस होंगी कि वो क्या है कि गीलापन हो गया है वहाँ पे। उसके अलावा वार्मनेस आपको महसूस हो सकती है। उसके अलावा वहाँ का जो कलर है वो ब्लू हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो महिला साथी है उसके जो फेस के फीचर्स हैं वो रिलैक्स्ड या फिर चेंज आपको दिखेंगे। ठीक है, कई जो महिलाएं होती हैं वो बोल के भी ये चीज़ें बता देती है कि हाँ मतलब मैं संतुष्ट हो चुकी हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं नहीं बोलती हैं। तो ये चीज़ें पुरुष को खुद समझनी पड़ती हैं और ये कुछ तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो महिलाएं फेक करती हैं वो क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो संतुष्ट हो ही नहीं पाती। कई बार पुरुष की जो करने का तरीका या फिर पोजीशंस या फिर क्या है कि टाइमिंग, हर कुछ भी दिक्कत उनको हो सकती है, तो वो अपने साथी को ये शो करने के लिए कि आपकी गलती नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें फेक करती भी हैं। और फेक करने का जो मैं कहूँगी मेन वो है, वो आवाज़ें निकालना। लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी एक महिला संतुष्ट होगी तो वो आवाज़ें निकालेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ वो ज़रूरी है, लेकिन आवाज़ें इज़ नॉट ज़रूरी। तो जो भी महिलाएं फेक करती हैं वो मोस्टली आवाज़ों का ही जरिया लेती है, क्योंकि वो वर्बली ये चीज़ें शो करना चाहती है कि हाँ मैं संतुष्ट हो चुकी हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि आपको करना क्या चाहिए जिससे उनको फेक ना करना पड़े और आपका इजीली हो जाए और आप समझ भी जाए। सबसे पहली चीज़, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम मतलब एक बार हमने इस पोजीशन में किया तो मेरी महिला साथी संतुष्ट हो गई, तो ये नहीं सोचना है कि वो इसी पोजीशन में ही संतुष्ट होगी या फिर हम रोज़ उसी तरीके से ही करते रहें। ऐसा नहीं है। आप जब भी चेंज लाएंगे तो वो आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर स्पार्क लेके आएगा। तो चेंजेस ज़रूरी हैं। जो पोजीशन है, जो हर एक चीज़ें हैं, उनके अंदर आपको चेंजेस लेके आने करने का तरीका, उस सब के अंदर। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी मैं समझती हूँ वो है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। आप दोनों एक ऐसे रिश्ते में हो जिसमें सबसे क्लोज रिश्ता मैं इसको कहूंगी, तो उसमें आपको इस चीज के बारे में भी टाइम निकालना चाहिए और बात करनी चाहिए कि तुम संतुष्ट हो नहीं हो, ये तरीका तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है। तो वो चीजें आप जो है रेगुलरली कीजिए, तो आपकी महिला साथी आपको बताने में हेजिटेट नहीं करेगी और वो फेक वाली जो दिक्कत है वो भी निकल जाने वाली है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके टाइमिंग में दिक्कत है, कि आपका पहले हो जाता है, आप कर नहीं पाते हो, वो सब चीज़ें हैं, तो आपको सहारा लेना चाहिए एक बहुत अच्छी चीज़ का, जो है फोरप्ले। अब उसमें क्या होता है, वो होता है कि जो संबंध बनाने से पहले वाली चीज़ें होती हैं। जब वो चीज़ें आप भरपूर मात्रा में करते हो, चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, मतलब बहुत सारे महिला के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। उसके बारे में कंप्लीट मैं इन्फॉर्मेशन पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में अलग से कंप्लीटली बात करूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में फोरप्ले लिख के छोड़ सकते हैं, मैं उस पर बात जरूर करूंगी कंप्लीटली। ओके, तो आपको क्या है कि उसको इंक्लूड करना है। जितना ज्यादा फोरप्ले होगा उतना ज्यादा महिला संतुष्ट होगी और उतनी जो टाइमिंग है वो जल्दी संतुष्ट होगी।
ठीक है। उसके बाद लोगों को ये रहता है कि हम दोनों साथ में संतुष्ट होने चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है और ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी अगर हम साथ संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसका भी कोई मैटर नहीं है। तो ये चीज़ें, जो ये वहम और ये चीज़ें आपने दिमाग में पाल रखी है, उसको दूर कर दीजिए। ओके। उसके बाद बहुत सारी महिलाओं को एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी योनि को सिकुड़ लेती हैं, क्योंकि उनको कोई पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ एक्सपीरियंस या कुछ भी, तो उसकी वजह से वो डर बैठा हुआ होता है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों के आते हैं कि वो होने से पहले ही ये बोल देती है कि मैं संतुष्ट होगी, मेरे साथ करो मत, या ये सब चीज़ें। उसके लिए भी आपको करना क्या है, बातचीत करनी है, उसके मन से डर निकालना है। और अगर वो डर एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है वो हैंडल, तो आपको साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलना है, काउंसलिंग लेनी है, ताकि ये सब चीज़ें ठीक हो सके, आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो सके। तो ये बहुत सारी जो डाउट्स हैं लोगों के मन में, वो हैं सिर्फ संतुष्टता को लेकर के, ठीक है। और वो चीज़ें आपकी पर्सनल हैं, आप दोनों बात करिए, आप दोनों अपने तरीके निकालिए, आप दोनों अपना फोर प्ले आफ्टर प्ले इंक्लूड करिए, आप दोनों एक दूसरे का कंसेंट लीजिए, आप दोनों अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए, चाहे वो मुंह का इस्तेमाल हो, चाहे पीछे करना हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, जो क्या है कि हर बार अलग करने से आपके रिलेशनशिप में स्पार्क लेके आएगी, तभी जो आपकी महिला साथी है वो अच्छे से संतुष्ट हो पाएगी। आगे या पीछे कहाँ करने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और क्या करना ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड डाउट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपके इस चीज़ से रिलेटेड टोटली डाउट क्लियर करने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेचुरल चीज़ है वो आगे की ही क्यों मानी गई है, पीछे की क्यों नहीं मानी गई, मतलब कि इन दोनों रास्तों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। महिलाओं की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो जो आगे का रास्ता होता है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो मसल्स हैं या फिर जो पार्ट है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो इलास्टिसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा हद तक और रिलैक्स हो सकता है, और इसीलिए वो उस चीज़ के लिए और बच्चे के जन्म के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है उसके अंदर एक नेचुरल टाइप का जो पदार्थ है, लिक्विड जिसको मैं बोलूँगी, वो निकलता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी हो जाती है। तो इसीलिए वो जो चीज़ है वो नेचुरल और नॉर्मल वही मानी गई है। जो पीछे वाला रास्ता है वो उस चीज़ के लिए पहली बात तो है ही नहीं। दूसरा, उस जो पार्ट है उसके मसल है, उसकी जो वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक मैं कहूँगी, और उसके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वो नहीं हो सकती है, इसीलिए वो ज़्यादा ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बात करी कि गीलापन या वो सब चीज़ें भी वहाँ पर नहीं होती हैं नेचुरली, आर्टिफिशियली आप कुछ यूज़ करके कर रहे हैं तो वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन नेचुरली नहीं है। पहली बात तो ये यहाँ क्लियर हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो जिस चीज़ से रिलेटेड डाउट होता है स्पेशली महिलाओं के अंदर, वो होता है दर्द से रिलेटेड, कि उतना ही दर्द होता है, ज़्यादा दर्द होता है, करना है नहीं करना वो सब कुछ है ना। तो अगर दर्द के लेवल की बात करें तो जो पीछे वाली चीज़ है उसके अंदर ज़्यादा दर्द होता है एज़ कम्पेयर टू आगे। अगेन पहले वाली चीज़ है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है जो गीलापन है वो, और जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वो कर सकते हैं, और इलास्टिक है वो, तो उसकी वजह से वो उसको स्मूथ बना देता है, और ये उतना स्मूथ नहीं हो पाता है चाहे आप बाहर की चीज़ों का भी प्रयोग क्यों ना कर ले। तो कट्स वगैरह लगना और ये सब के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं पीछे वाले के अंदर, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट होता है वो होता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो पीछे वाली जो चीज़ है उसके अंदर 0% चांसेस है, नील चांसेस है प्रेगनेंसी के, कभी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो रास्ता ही अलग है। और जो आगे वाला है उसके अंदर हमेशा आपको कुछ ऐसा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल है, आप जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से। आप अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं तो नहीं करना है आपको कुछ भी, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो ज़रूर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो होती है कि मतलब कि बेटर कौन सा है, क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा है कि बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है ये चीज़ें। तो रेस्ट्रिक्टेड इन सेंस मैं नहीं कह सकती हूँ, अगर आप करना चाहते हैं, और सिर्फ आप नहीं, आपका पार्टनर और आप दोनों मिल करके, ठीक है, आप दोनों करना चाहते हैं तो वेरी एंड गुड, आप कर सकते हैं। आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आप रेगुलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं सिर्फ इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। अभी एक और पॉइंट होता है मेस से रिलेटेड, है ना, मतलब कि जिसको बोलते हैं कि गंदा लग सकता है हमें, या फिर कबाड़ा मच सकता है, या वो सब चीज़ें। तो आगे वाले के अंदर वो चीज़ें होने के चांसेस नहीं है इतने ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल चीज़ है उसको मैसी मानते हैं आप तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गंदा
हो जाने वाला है। लेकिन पीछे वाले रास्ते में अगर आप उससे पहले वॉशरूम नहीं गए हो तो बिल्कुल आपको मेस और बहुत ज़्यादा मेस का भी सामना करना पड़ सकता है। और उससे क्या है कि ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है लड़की के लिए कि वो बहुत ही मतलब ऐसा लो फील करे या फिर उसको शर्म जैसा फील हो जाए या फिर आपको आगे करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। तो अगर कर रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है कि पहले आप वॉशरूम चले जाए, सब कुछ अपना क्लियर कर ले, देन आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी मेस नहीं चाहते हैं तो फिर आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत मेस के चांसेस तो उसके अंदर होते ही होते हैं। ओके, तो बेटर का क्या ही बात है कि जो नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरल चीज़ है, ऑब्वियसली वही ठीक है और वही बेटर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं करना दोनों जने तो आप कर सकते हैं। नीचे के बाल हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हमें उसको सीजर से कट कर लेना चाहिए, या हमें रेजर से पूरा रिमूव करना चाहिए, या फिर हमें उसके लिए वैक्स यूज़ करनी चाहिए, या फिर हमें क्रीम यूज़ करनी चाहिए? तो क्या बेस्ट तरीका है और वो बाल होते क्यों है और हमें हटाने चाहिए नहीं हटाने चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाली हूँ। आपको तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आराम से रजाई में बैठ जाओ और वीडियो को पूरा देखो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से कि वहाँ पर बाल होते ही क्यों हैं। वहाँ पर बाल इसलिए होते हैं, या फिर हमारी पूरी बॉडी पे बाल इसलिए होते हैं क्योंकि ताकि हम किसी चीज़ से प्रोटेक्टेड रह सके। चाहे आप उसको गर्मी सर्दी मान लो, चाहे आप उसको मान लो कि कोई इन्फेक्शन या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया या कुछ भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अंदर जाके बीमारियां या इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो उसके बचाव के लिए ये चीज़ें होती है। हर जगह पे हेयर इसीलिए होते हैं, हमारे कान के अंदर इसलिए होता है ताकि कुछ बाहर से फॉरेन पार्टिकल आए तो उसमें ट्रैप हो जाए। नाक में भी इसीलिए होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए ही होते हैं, ताकि आपके जो वो पार्ट्स हैं वहाँ पर आपको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। ओके, अब सेकंड चीज़ होती है क्या इनको रिमूव करना चाहिए या ज़रूरी है इसको रिमूव करना। तो ऐसा कुछ मतलब कि कहीं रिटर्न नहीं है कि इसको रिमूव करना ही चाहिए या बहुत ज़रूरी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप रखना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन यू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि बहुत सारे तरीके हैं क्या करना चाहिए और क्या बेस्ट है। जो रेज़र है बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, इजीली अवेलेबल, इजी टू डू भी है ना, और क्लीन भी उससे दिखाई देता है जो भी सरफेस पे हम रेज़र यूज़ करते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं उसके अंदर, जो रेज़र है फॉर एग्जांपल मेरा ये पार्टीशन है तो सही डायरेक्शन क्या है, सीधी ये, लेकिन हम ओवर क्लीनिंग करने के चक्कर में उसको उल्टी डायरेक्शन में ऐसे मार लेते हैं। तो जब हम उल्टी डायरेक्शन में मारते हैं तो इनग्रोन हेयर हो जाते हैं और उसकी वजह से हेयर के अंदर जो फॉलिकल होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। लोकल लैंग्वेज में बाल तोड़ जिसको बोलते हैं वो चीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो वो आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से होती है, तो वो आपको नहीं करना। अगर आप रेजर यूज़ भी करते हैं तो आपको सीधी डायरेक्शन में यूज़ करना है, दूसरा किसी का रेजर यूज़ नहीं करना आपको, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरे इंसान को क्या इन्फेक्शन हो और आप उसको खुद इन्वाइट कर रहे हैं इन्फेक्शन को ऐसा करके। ठीक है, सेकेंड चीज़ होती है कि अगर आप वैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक हाथ में ना मैंने फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए मैं जोड़ नहीं पा रही, हाथ जोड़ के एक हाथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मत करना। वो बहुत डेलिकेट पार्ट है और अगर वहाँ पर आपने वैक्स कर ली तो बहुत दर्दनाक वो मंजर होने वाला है। पता नहीं कैसे कुछ लड़कियाँ कर लेती हैं वो ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है और वो क्यों करना है अपने साथ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है क्रीम्स जो हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी पार्ट के अंदर या वहाँ आसपास ऐसी डेलिकेट एरिया पर लग गई तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और पेनफुल और आपको इन्फेक्शियस हो सकता है, तो वो तो आपको यूज़ करनी ही नहीं चाहिए वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है सीजर। सीजर को मैं कहूँगी बेस्ट ऑप्शन है कि आप सिर्फ ट्रिम करें, ना ही आप मतलब बिल्कुल कॉन्टेक्ट में लाएं, ना आपको कट्स है ना कुछ है, किसी चीज़ का खतरा नहीं है उससे। बस सीजर जो है वो आपकी क्लीन होनी चाहिए और रस्ट वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, और कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। आप ट्रिम कर सकते हैं इजीली और बिना किसी पेन की। ओके, तो ये सब चीज़ें थी इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स है, कोई और प्रोडक्ट्स के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो छोड़ना ताकि मैं उस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर कर सकूँ। पत्नी का दूध पीना, कहाँ तक ये बात ठीक है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या वो एक सुपर फूड होता है, क्या उससे भूख मिटाई जा सकती है या उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ मैं कवर करूँगी इस वीडियो में। तो आपको पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखनी है और जिसको भी आपको लगता है ना ये डाउट होगा उसके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से कि जो पत्नी का दूध यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मतलब कि एक माँ का दूध जो बच्चे के लिए होता है वो सबको पता है, लेकिन
जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होती हैं आपस में, मतलब कि रिलेशनशिप के अंदर ये चीज़ें मन में आ जाती हैं। आपके मन में ऐसा आया है या नहीं, या आपने पहले ये बात सुनी है या नहीं, वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो क्या चीज़ें मन में आती है कि हम भी टेस्ट करके देखें, चाहे महिला के मन में भी आ जाती होगी, मैं सिर्फ पुरुषों का नहीं बोल रही हूँ। तो वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो दूध के अंदर होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ आपको। वो दूध जो नॉर्मल गाय भैंस वाला दूध होता है ना, वो नहीं होता है, वो उससे बहुत ही अलग होता है, बहुत ही पतला कह सकते हैं हम होता है। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, वो सब होता है जो बच्चे को चाहिए। ठीक है, अभी बच्चा उस टाइम पे कितना है और कैसा है कि वो कुछ भी उसको नहीं देना। 6 महीने तक तो हम बच्चे को पानी भी नहीं देते हैं और नहीं देना चाहिए, सिर्फ वो उसी दूध पे रहता है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो सब उसके अंदर मौजूद है, लेकिन बड़ों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन एज अ मतलब कि आपकी इच्छा जागरूक हो रही है वो करने की, या वो सब कुछ करके आप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात आती है आपकी पत्नी की अगर, तो वो चीज़ें फिर भी फाइन है, आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर होता क्या, आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। जिस भी महिला के साथ आप करें, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे वो कोई और हो, कि उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जब भी एक औरत गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसके सारे टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर। और अगर उसका ऐसा कुछ इन्फेक्शन होता है जो कि दूध से ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि बच्चे को भी आपको ये दूध नहीं पिलाना है। तो ऐसा कुछ है तो आपको भी वो नहीं लेना है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपको भी फैल सकता है, और वो इन्फेक्शन ऐसा हो सकता है कि जानलेवा तक हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपसे दूसरे इंसान को भी फैल जाता है। ठीक है, तो उस केस में आपको नहीं लेना है। अदरवाइज अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के। पहली चीज़ तो उसके अंदर दोनों जनों की सहमति होनी चाहिए, आपकी भी और आपकी साथी की भी। ठीक है, दूसरी चीज़ की अगर मतलब कि बच्चे की वो चीज़ करने की कैपेसिटी और आपकी जो क्षमता है वो बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। तो अगर आप कर रहे हैं और आपकी जो महिला साथी है वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए हैं, या फिर आपको इजी वे फाइंड आउट करना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की जब शुरू का फेज़ होता है ना, तो महिलाओं को वैसे ही थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है इस चीज़ से रिलेटेड, और रेडनेस हो जाना, सोर्स हो जाना, वो सब कुछ होते ही हैं ऑलरेडी। तो उसके अंदर आप ये चीज़ें नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो पहले ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई सोर्स या ये सब कुछ है तो आपको डॉक्टर के पास भी मिलना चाहिए, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं ये चीज़ें। अगर आपके साथी कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई सुपर फूड है, या फिर वो लेने से आपके एकदम से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे आपके अंदर या आपकी बॉडी बन जाएगी,